अस्सलामुअलैकुम। मैं अपनी आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का एक नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, या फिर आज की क्लास में जिस टॉपिक के ऊपर हम मूव करने वाले हैं इसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी कहा जाता है। अगेन मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हमेशा रिपीट करता हूं, हमेशा रिपीट करता रहूंगा। बेटा देखो, ट्रिगोनोमेट्री इज समथिंग इट इज वेरी 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 क्रूशियल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इधर नस्ट का एग्जाम हो, फास्ट का हो, आईबीए का हो, लम्स का हो, एनईटी का हो, यूईटी का हो, कॉमसेट्स का हो, जीआईकेआई का हो, ट्रिगोनोमेट्री के बगैर मैथ्स का पेपर इम्पॉसिबल है। ऐसा है ना? अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट हमारी क्लासेस के अंदर न्यू बैठा हुआ है तो बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तमाम जो पिछले लेक्चर में दोबारा लाइव भी कवर करवाए जा रहे होंगे तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। सही है ना? आपने यहां से बात समझने स्टार्ट करनी है, यहां से बिल्कुल। एक चूंकि ट्रिगोनोमेट्री एक न्यू कॉन्सेप्ट है तो आपको कोई भी चीज पुरानी मिसमैच नहीं हो रही होगी। जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द थिंग्स एंड यू विल इजीली एब्जॉर्ब ऑल द कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ा वजल। सही है ना भैया? तो आज की क्लास के अंदर देखो हम ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? इस ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट का जो बेसिक नाम होता है ना, ये होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या कहा जाता है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं इसको, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव कर रहा हूं ना, उससे पहले अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भाई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है, आपको एक बात मालूम है? अक्सर बच्चे जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को एक गलत कॉन्सेप्ट के ऊपर ले जाते हैं। अक्सर बच्चे समझते हैं कि इनवर्स शायद रेसिप्रोकल को कहा जाता है। अक्सर बच्चों के जहन में क्या एक गलत कॉन्सेप्ट होता है, शुरू से बचपन से लेकर आज तक वो ट्यूशन वाली बाजी और बाजियों से पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट एक होता है कि भाई इनवर्स क्या होता है, हमारे पास रेसिप्रोकल होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इनवर्स इज समथिंग डिफरेंट, रेसिप्रोकल इज समथिंग डिफरेंट। कैसे? कि भाई देखो, अक्सर लोग जो होते हैं ना वो इतने मासूम होते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर कभी भी एफ इनवर्स आ रहा है, एफ इनवर्स का मतलब क्या है? 1/f। मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की सबसे बुनियादी चीज आपको मालूम सबसे पहले होनी चाहिए कि भाई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अंदर इनवर्स और रेसिप्रोकल अलग अलग चीजें हैं। देखो, कोई भी फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री में इनवर्स बनता कब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैं साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास एक्स के बराबर है, मुझे अगर इसका इनवर्स निकालना है। देखो, दुनिया में कभी भी इनवर्स कब बनता है? जब कभी एक सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजा जाता है। अगर कभी भी दुनिया में एक सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजा जाता है, तो जब वो दूसरी तरफ जाता है विदाउट इट्स एंगल, तो मेरा बेटा वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई कभी भी कोई दुनिया का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू के दूसरी तरफ से भेजा जाता है तो वो इनवर्स में कन्वर्ट होकर जाता है जब वो अपने एंगल के बगैर जाता है। अक्सर बच्चों के जहनों में क्या होता है कि पता नहीं सर, ये जो साइन इनवर्स है ना, शायद साइन इनवर्स का मतलब ये होता है 1/साइन। खुदारा मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करते हुए कि बेटा साइन इनवर्स का मतलब 1/साइन नहीं होता। ये चीज जहन में रखिएगा, अल्लाह का वास्ता है। देखो, एक बहुत सिंपल सी मिसाल मैं आपको दूंगा, एक बहुत सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा यहाँ पे, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, शॉर्टकट्स के ऊपर बड़े मजे से सॉल्व हो रहे होते हैं। मगर उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि देखो, अगर कभी भी आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जब एंगल लेते हो, आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर क्या लेते हो? कोई भी एंगल लेते हो, तो आपको आंसर में क्या मिलती है? कोई ना कोई वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 किसके बराबर होता है? टेंजेंट 45 बराबर होता है 1 के। टेंजेंट 45 किसके बराबर होता है? टेंजेंट 45 बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से 1 के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि भैया साइन 90 क्या होता है? साइन 90 भी 1 होता है। कुछ और ले लेते हैं भैया, आप बोलोगे सर एक जैसे आ गए तो। लेट सपोज मैं कहता हूं cos 45। cos 45 क्या होता है? cos 45 होता है √2/2। यानी कि देखो, अगर मैं एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे एक एंगल लेता हूं तो आंसर में मुझे हमेशा एक वैल्यू मिलेगी। मगर इसका उल्टा प्रोसेस जो होता है ना, वो इनवर्स कहलाता है। कि भाई अगर मैं उल्टा उल्टा प्रोसेस कर दूं, यानी कि मैं क्या करूं? मैं एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर दूं। मैं क्या कर दूं? मैं वैल्यू के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट अप्लाई कर दूं, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है, अब की बारी मुझे एंगल मिलेगा। देखो ना, आपने केमिस्ट्री में जो बच्चे केमिस्ट्री के बैठे में, केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस का, याद होगा, हो सकता है आप लोगों को नहीं भी मालूम तो कोई मसले की बात नहीं है भाई। बाकी लोग भी ऐसी बता देता हूं। देखो, ये मेरी क्या आ रही है? एक नॉर्मल चेन आ रही है। ये क्या आ रही है? रिवर्सिबल चेन आ रही है। यानी कि देखो, जब मैंने एक सिंपल एंगल के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई करा तो मुझे आंसर में वैल्यू मिली, न्यूमेरिक वैल्यू आंसर मिला। और अगर मैं उस न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर एक स्पेशल किस्म का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर दूं तो आंसर में क्या मिल जाएगा? एंगल मिल जाएगा। तो इस स्पेशल किस्म के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को क्या कहते हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज अगर मैं टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर दूं 1 पे,
तो आंसर क्या होगा 45 डिग्री। अगर मैं साइन इनवर्स अप्लाई कर दूं किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। ये यहां पे मैंने क्या इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि देखो कभी भी अगर आप नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसी एंगल पे अप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर में न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, और अगर कभी भी आप वैल्यू के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट को, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई करते हो तो आंसर में हमेशा एंगल मिलता है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बहुत नॉर्मल सी बात है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अच्छा, अब देखो मैं अगर इस बात को एक बड़े मजे के कॉन्सेप्ट में सिखाऊं, देखो आपको एक बात मालूम है कि भाई दुनिया में हर चीज उसकी अपोजिट चीज से कट जाती है। ये बचपन से बात सुनते हुए आ रहे होगे ना कि भाई हर चीज का इलाज उसकी अपोजिट चीज से साथ होता है ना भैया। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास प्लस का 2 एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे इस 2 को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस के 2 साथ लिख दूंगा, तो +2 - 2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी तरीके से कहीं पे अगर 3 लिखा हुआ है, मुझे इस 3 को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 खत्म हो गया। तो इसी तरीके से देखो हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन उसको कैंसिल आउट करता है। ये बात पल्ले पड़ती है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास लिखा हुआ है एफ इनवर्स, और उस एफ इनवर्स का फंक्शन है लेट सपोज एक्स के बराबर, और बाहर में एक और फंक्शन दे देता हूं, जरा गौर से बात समझिएगा, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन आ गया एफ, अंदर उसका इनवर्स आ रहा है, और अंदर उसका कोई नॉर्मल फंक्शन एंगल वगैरह कुछ भी आ रहा है। तो देखो एक नॉर्मल फंक्शन अपने इनवर्स पार्ट को हमेशा क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो सिंपल आंसर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, जरा बात समझो, यहाँ पे मैंने क्या एक स्टैंडर्ड चीज लिखी है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है मैंने, कि देखो अगर मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, तो मेरा प्यारा बेटा गौर से देखो, जरा क्वेश्चन समझो कि भाई ये एक्स क्या है, इस एफ इनवर्स का फंक्शन, और एफ इनवर्स एक्स पूरा का पूरा किसका फंक्शन है, इस एफ का फंक्शन है। तो देखो मुझे मालूम है एक सिंपल ये फंक्शन है और ये उसका इनवर्स आ रहा है, तो एक नॉर्मल फंक्शन अपने इनवर्स को हमेशा क्या करता है, कैंसिल आउट कर देगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, सिंपल एक्स आ जाएगा। या फिर इसका वाइस वर्सा स्टेप क्या होगा, इसका वाइस वर्सा स्टेप ये होगा कि कहीं पे अगर इनवर्स का फंक्शन मौजूद है और उसका फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन आ जाए और अंदर कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स सपोज वाई का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखो इनवर्स क्या करता है, हमेशा अपने ओरिजिनल फंक्शन को कैंसिल आउट कर देता है, सही है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल वाई आ जाएगा, सिंपल वाई बच गया। ये एक बेसिक सी बात मैं कर रहा हूं, देखो ये बातें मैं क्यों कर रही हूँ, अभी आपको कॉन्सेप्ट जब मैं दूंगा, इसके जब पास्ट पेपर से क्वेश्चन बताऊंगा, इस टॉपिक के जब क्वेश्चन करवाऊंगा, यू विल इजिली पिक के क्या बात है ये कैसे, कि भाई देखो फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सी बात करता हूँ कि यार देखो अगर कहीं पे तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ऐसे ही एक मजाक में चलो क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमारे पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, एनईडी में दिखेंगे, इससे थोड़े से मुश्किल होंगे मगर होंगे इसी पैटर्न के ऊपर। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन अक्सर डेरिवेटिव में भी आ जाते हैं। अब हमारे मासूम से बच्चे जो है ना डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, अबे अल्लाह के बंदे तुम्हें डेरिवेटिव अप्लाई करने की नीड ही नहीं थी, तुम्हें अगर ट्रिगोनोमेट्री की 4 जमातें तुमने पढ़ी होती तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को। कैसे, कि देखो मेरा प्यारा बेटा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये जो x है, ये x बेसिकली इस साइन इनवर्स का एंगल है, और ये साइन इनवर्स x पूरा का पूरा इस साइन का एंगल है। तो गौर से देखो तो भैया ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन आ रहे हैं, और अपोजिट फंक्शन हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो साइन और साइन इनवर्स अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल x आ जाएगा। या फिर इसकी वाइस वर्सा फॉर्म क्या होगी, इसकी वाइस वर्सा फॉर्म ये होगी कि अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ आ जाए लेट सपोज साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करके बताओ। अब बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि लेट सपोज अक्सर एक दफा ये एनईडी के अंदर और फास्ट में क्वेश्चन आ चुका है इस तरीके का कि भाई साइन इनवर्स गिवन था, अंदर गिवन था साइन पाई बाय फोर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टू। ये क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर। अब ये क्वेश्चन जब आया ना पेपर के अंदर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो गए। अब वो बैठ के सोच रहे हैं सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें, सर इसको सॉल्व कैसे करें, सर ये अच्छा उसके अंदर फास्ट में जो आया था उसमें प्लस का साइन भी मौजूद था, सही है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब कुछ बच्चे क्या बैठ के सोच रहे हैं सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन का, या डिफरेंस ऑफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर सॉल्व होगा। हालांकि ऐसी कोई फनकारी आपने नहीं करनी थी। आपको साफ तौर पे दिख रहा है एक इनवर्स फंक्शन आ रहा है और एक उसका अपोजिट फंक्शन आ रहा है। इनवर्स ऑलवेज कैंसिल आउट द अपोजिट फंक्शन, है ना, ये नॉर्मल फंक्शन ऑलवेज कैंसिल आउट द इनवर्स फंक्शन। अपोजिट फंक्शन है दोनों एक दूसरे के ना। मेरा बेटा साइन का इनवर्स क्या है, इनवर्स का मतलब ही क्या होता है, उसका अपोजिट पार्ट, उसका अपोजिट पार्ट साइन का इनवर्स है। साइन इनवर्स के मायने क्या है कि भाई वो नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अपोजिट आ रहा है। टेंजेंट का इनवर्स है टेंजेंट, इसका मतलब क्या है कि भाई टेंजेंट का अपोजिट पार्ट है, कैंसिल आउट कर देंगे। तो डायरेक्टली आंसर क्या होना था यहाँ पे, डायरेक्टली आंसर आपका होता पाई बाय फोर प्लस का एक्स डिवाइडेड बाई टू। ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था। क्या मसले की बात है इसमें, बताओ भाई क्या प्रॉब्लम की बात है।
अब देखो हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस जुमले को ना जानते हो, डोमेन और रेंज को। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर बेसिक लेवल के ऊपर इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है कि भाई देखो डोमेन क्या होती है, मैं समझा देता हूँ, अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज बड़ा हो जाते हैं। मेरे प्यारे शागिर्दों, डोमेन दुनिया में कहा जाता है इनपुट वैल्यू को। डोमेन के मायने क्या होते हैं? इनपुट। डोमेन किसे कहते हैं? इनपुट को। रेंज के मायने क्या होते हैं? आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, आप जब पेट्रोल डलवाने जाते हो अपनी बाइक के अंदर, तो बाइक में जो पेट्रोल डल रहा है वो क्या है? आपका इनपुट है। और आउटपुट क्या मिलता है? वो बाइक जब आप फराटे भरते हुए आपकी शारा फैसल के ऊपर या लाहौर की माल रोड के ऊपर दौड़ती है ना, वो क्या है? आपका आउटपुट है। तो देखो डोमेन और रेंज क्या होती है? डोमेन कहा जाता है इनपुट को, रेंज कहा जाता है आउटपुट को। तो अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को अगर इस फॉर्म में समझाना चाहूं, देखो अगर मेरे पास एक नॉर्मल फंक्शन आ रहा है, तो नॉर्मल फंक्शन के अंदर लेट सपोज मेरा इनपुट अगर ए है, तो आउटपुट यानी कि रेंज क्या होगी? बी होगी। मगर इनवर्स के अंदर क्या होता है? इनवर्स के अंदर क्या होता है? उल्टा। हमारे पास अगर एक सिंपल मुझे डोमेन और रेंज के ऊपर ट्रिगोनोमेट्री को समझाना है, किसी फंक्शन को समझाना है, तो देखो ए क्या है? ए फॉर एग्जांपल मेरा इनपुट है। ए क्या है? मेरा इनपुट है। और बी क्या है? मेरा आउटपुट है। तो देखो इनवर्स मैंने जैसे आपको बताया ना, इनवर्स क्या होता है? अपोजिट। तो उसमें क्या होगा? जो मेरी एक नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की या नॉर्मल फंक्शन का जो मेरा आउटपुट होगा ना, वो मेरा इनवर्स का क्या होगा? इनपुट होगा। और जो नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है, नॉर्मल फंक्शन का जो मेरा इनपुट होगा, वो इनवर्स का क्या होगा? आउटपुट होगा। साइन वाइस वर्सा काम हो रहा होता है। तो देखो यहाँ पे मेरा इनपुट क्या होगा? बी, और आउटपुट क्या होगा? मेरा ए। सिंपल सी मैंने एक बात आपको समझा दी। अच्छा, हमारे पास देन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अंदर चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। आप लोगों को मैंने लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक के जब कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे थे, हमने वहां भी बार डिस्कस करी थी। एक बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी पे बेतहाशा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं कि भाई हमारे पास चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चंद बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्या प्रॉपर्टीज हैं? कि यार देखो आपको ये बात मालूम है, आपको मैंने बात पढ़ाई थी कि देखो कभी भी साइन के अंदर अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए, अगर सिंपल आपके पास एक साइन का नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें कभी भी नेगेटिव का एंगल आ जाए, तो बेटा साइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव साइन को क्या करता है? वो नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है। और सिंपल जो साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो एंगल पे अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कहीं पे आ जाए माइनस का साइन 90, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, साइन इंटू नेगेटिव का 90 डिग्री। क्योंकि देखो साइन की ये प्रॉपर्टी होती है, कभी भी साइन के अंदर अगर नेगेटिव की वैल्यू आ रही हो, वो उसको उठा के बाहर फेंक देता है। तो इसका वाइस वर्सा काम भी हो सकता है, कहीं पे अगर नेगेटिव साइन 90 आ जाए, तो ये किसके बराबर होगा? साइन इंटू नेगेटिव 90 के। सेम प्रॉपर्टी जो एक नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए साइन एग्जिस्ट करता है ना, वही प्रॉपर्टी इसका इनवर्स पार्ट भी करता है। कि देखो साइन के इनवर्स की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी अगर साइन के इनवर्स के अंदर नेगेटिव का एंगल आ जाए, तो इसकी भी सेम प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव के साइन को क्या करेगा? बाहर उठा के फेंक देगा, और सिंपल तरीके से, साफ सुथरे तरीके से एंगल पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मेरे पास आ जाता है साइन इनवर्स 1/2 नेगेटिव के अंदर, साइन इनवर्स नेगेटिव का 1/2, तो ये किसके बराबर होगा? देखो आपको नेगेटिव के साइन को लेकर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी नेगेटिव का सिंबल आ रहा हो साइन इनवर्स के अंदर या साइन के अंदर, तो इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनकी गुट्टी में बात डली हुई है कि नेगेटिव के साइन को बाहर फेंक देगा उठा के, और सिंपल तरीके से वो अपने एंगल के ऊपर, अपनी टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सिंपल इज डेट। ये साइन की प्रॉपर्टी होती है, अक्सर पेपर्स में आ जाती है बेसिक बात। और स्पेशली जो कॉस वाली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस पर भी मूव करेंगे हम लोग, तो इसलिए आपको करवाना जरूरी है। सेम काम होता है टेंजन के अंदर। देखो टेंजन के अंदर कभी नेगेटिव का एंगल आ जाए, तो टेंजन की प्रॉपर्टी सेम साइन वाली होती है कि टेंजन क्या करता है? अपने नेगेटिव की वैल्यू को बाहर फेंक देता है, और सिंपल तरीके से अपने एंगल के ऊपर अप्लाई हो जाता है। सेम प्रोसेस करती है प्रॉपर्टी इनवर्स के लिए कि टेंजन इनवर्स अगर कभी भी नेगेटिव के एंगल पे अप्लाई हो रहा होगा, तो मेरा बेटा वो नेगेटिव की वैल्यू को, नेगेटिव के सिंबल को बाहर फेंक देगा, और सिंपल तरीके से टेंजन इनवर्स अपने एंगल पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास है टेंजन का -5/4, एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करो। देखो हमेशा ये बात ध्यान में रखो, कभी भी टेंजन के अंदर या साइन के अंदर नेगेटिव का एंगल आ जाए, तो भाई नेगेटिव की वैल्यू को उठा के बाहर फेंक देगा, और सिंपल तरीके से अपने एंगल पे चुपचाप मासूमियत से अप्लाई हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी इसके पास जो है ना, सेम प्रॉपर्टी इसके, अल्लाह भला करे, उस पर भी एग्जिस्ट करती है। सेम प्रॉपर्टी इसके इनवर्स पे भी प्रोसेस करती है कि लेट सपोज टेंजन इनवर्स -1 आ गया, तो भाई कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल है भाई, टेंजन इनवर्स -1 आ रहा है, टेंजन की प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव साइन को क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देगा, सिंपल तरीके से अपने एंगल के ऊपर जिस वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है उस पे अप्लाई होता रहेगा। सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बेसिक बात है, सही है ना भैया? ये तो हमने साइन और टेंजन की पढ़ ली। मगर कॉस में क्या होता है? कॉस के अंदर बड़े मजे की कहानी होती है, जिस कहानी को समझना बहुत जरूरी है। कॉस में बड़े मजे का काम होता है भाई। अच्छा, कॉस के अंदर देखो, जो नॉर्मल कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें क्या होता है? अगर मेरे पास सिंपल कॉस का नेगेटिव का एंगल आ जाए, तो कॉस की जो खसूसियत है ना, दोनों में डिफरेंट होती है। यानी कि कॉस का अगर नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नेगेटिव का एंगल आ जाए, तो
कॉस की ये प्रॉपर्टी होती है कि कॉस क्या करता है, इस नेगेटिव के साइन को खा जाता है, हजम कर लेता है, और आपको हमेशा आंसर पॉजिटिव में दे रहा होगा, मतलब आपको हमेशा आंसर कैसा देगा, बेसिक पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं कहता हूं मेरे पास एंगल आ जाए कॉस का नेगेटिव का 60 डिग्री, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कॉस नेगेटिव 60 की। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आपको नेगेटिव साइन की चिंता करने की नीड ही नहीं है। कॉस की ये प्रॉपर्टी होती है कि कॉस हमेशा नेगेटिव के साइन को खा जाता है, और सिंपल तरीके से 60 डिग्री के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव का साइन खत्म कर देता है, सही है ना भैया, ये सिंपल तरीके से 60 डिग्री पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। अब देखो असल चीज यहाँ पे जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, जिसके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं खुद बहुत ज्यादा बेताब हो रहा हूं कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन, कुछ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, वो क्या चीज है कि देखो कॉस के इनवर्स के अंदर क्या होता है, कभी भी कॉस के इनवर्स में अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए, तो भैया जी कॉस के इनवर्स में क्या होता है, कॉस का इनवर्स आपसे ये कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो आंसर आएगा ना, वो आंसर हमेशा होना चाहिए पाई माइनस का कॉस इनवर्स एंगल। अब जरा इस जुमले को समझो कि कॉस के अंदर कभी भी अगर नेगेटिव का एंगल होगा, तो आपने सॉल्व कैसे करना है, आपने हमेशा पाई, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी कि आपने पाई में से जो भी तुम्हारा कॉस इनवर्स एंगल था उसको माइनस करवा देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बात को जरा इस तरीके से समझाता हूं कि लेट सपोज मेरे पास आ गया कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स आ गया मेरे पास, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, नेगेटिव का 1/2 आ गया, सही है ना। तो एग्जामिनर क्या कहता है कि देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है कॉस की, कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि कभी भी तुम्हारे पास कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तुमने हमेशा क्या करना है, तुमने हमेशा 180 डिग्री में से एंगल को माइनस करवाना है। कैसे कि भाई देखो तुमने 180 माइनस तो किया, अब कॉस इनवर्स हाफ को लिख दो, यानी कि नेगेटिव साइन को भूल जाओ और सिंपल वन जो भी एंगल था कॉस इनवर्स का उसको लिख दो। अब जो भी आंसर आएगा इनको माइनस करवाओ। फॉर एग्जाम्पल 180 डिग्री का 180 डिग्री एज इट इज आ गया, कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है, तो 180 में 60 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 120 डिग्री के बराबर आपका फाइनल आंसर होगा। आपका फाइनल आंसर किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के। कैसे सॉल्व किया जरा इसको समझो कि भाई कॉस इनवर्स के अंदर देखो क्या आ रहा था, नेगेटिव का 1/2, नेगेटिव का 1/2 आ रहा था, हमने कैसे सॉल्व किया, सॉल्व करने का तरीकेकार बहुत ही आसान है। आपने क्या काम किया, देखो ये एक फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, कॉस के अंदर कभी भी नेगेटिव की वैल्यू प्रोसेस नहीं करती। हमने ये फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ा ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि भाई कॉस उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, हमने यही बात पढ़ी। तो कॉस जो होता है ना, कॉस के अंदर कभी भी नेगेटिव की वैल्यू जचती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम करते क्या है, हम उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा एंगल को माइनस करवाते हैं 180 से, यानी कि पहले मैं पाए, पाए का पाए यानी कि 180 लिखा, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और फिर जो भी मेरी वैल्यू होगी उस पर कॉस इनवर्स को अप्लाई कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है, 60 डिग्री के बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 के बराबर आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन अक्सर पेपर में रैपिड फायर के तौर पे आते हैं, रैपिड फायर के तौर पे। लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कहता है अल्लाह भला करे कॉस इनवर्स नेगेटिव के √3/2 की वैल्यू बताइए। अब वो बच्चे जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री का पहला लेक्चर लिया था, उन्हें मैंने शॉर्टकट बताए हुए हैं किस तरीके से वैल्यूज को याद रखना है, बाकी बच्चों को भी आगे चल के भी क्लियर होता रहेगा। तो मेरा प्यारा बेटा मुझे मालूम है √3/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 30 डिग्री के बराबर होती है कॉस के अंदर, सही है ना, कॉस इनवर्स के अंदर। अब देखो मुझसे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, कॉस इनवर्स नेगेटिव का √3/2, कॉस इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव का साइन आ जाए, कभी भी नेगेटिव का साइन आ जाए, तो अभी डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर, अक्सर बच्चे जो गलती यहाँ पे करते हैं ना, पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं कॉस इनवर्स √3/2 का देखो वैल्यू होती है 30 डिग्री, 30 डिग्री आंसर होगा। बेटा 30 डिग्री तुम्हारा आंसर नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव का एंगल है, नेगेटिव की एंगल वैल्यू है। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से 180 में से हम इस कॉस इनवर्स एंगल को माइनस करेंगे, सिंपल तरीके से 180 डिग्री में से इस कॉस इनवर्स एंगल को माइनस करवाया जाएगा। तो मेरा प्यारा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस का, और कॉस इनवर्स का √3/2 किसके बराबर होगा भाई, कॉस इनवर्स में √3/2 बराबर होता है 30 डिग्री के। तो 180 में से अगर आप 30 निकाल दो, 8 में से 3 जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 150 डिग्री, और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से 150 डिग्री। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अक्सर रैपिड फायर करने के ऊपर एग्जामिनर पूछता है, नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में बेतहाशा ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एनईडी प्याज में कैलकुलेटर अलाउ है, वहां पे तो बच्चा निकम्मा नल्ला निकट्टू बन रहा है ना भैया दी। कैलकुलेटर के सख्त खिलाफ होते हो, कैलकुलेटर मौजूद नहीं होना चाहिए, अगर एनईडी की तैयारी भी कर रहे हो तब भी कैलकुलेटर पास नहीं होना चाहिए आपके, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, सिवाय दो यूनिवर्सिटीज ऑफ जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, एक प्याज और एक आपके पास है एनईडी। इनके अलावा बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर बैन है। अगर मुझे किसी दिन जिंदगी में मौका मिला तो मैं इनमें भी बैन करूंगा इंशाल्लाह, सही है ना भैया, क्योंकि देखो ये बच्चे को सिर्फ निकम्मा बनाती है और कोई फायदा नहीं देती कैलकुलेटर अलाउ करके, सही है ना भैया। मुझे बताओ यहाँ तक की बात पल्ले पड़ती है कोई हाँ भाई। हमारे पास देखिए अब जो नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, दीज आर दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट। ये क्वेश्चन रैपिड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर बेतहाशा मिलेंगे, स्पेशली नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, एनईडी के अंदर बेतहाशा मिलेंगे। अब देखो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, ये एक सिंपल
क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूजुअली पेपर्स में नहीं आता, सही है ना। ये क्वेश्चन यूजुअली पेपर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन तो सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो ना आप। कोई बच्चा बोले सर आप जो मेथड पढ़ाएंगे वो मेथड पे सॉल्व ही नहीं करता, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ इसको। कैसे? कि भाई आप में से कोई बच्चा बोले सर देखें कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 देखें सर हमारे पास बराबर होता है किसके, 60 डिग्री के। कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है, हमारे पास 60 डिग्री के बराबर होता है। तो कॉस इनवर्स 1/2 की जगह पे 60 डिग्री आ गया पूरा का पूरा। और बाहर क्या मौजूद है, साइन मौजूद है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से √3/2 के। अब कोई बच्चा बोले सर ये तो इस मेथड पे सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली हैप्पी जिन बच्चों ने इस मेथड पे सॉल्व किया। मगर द इशू इज डेट कि मेरा प्यारा बेटा ये इतना आसान एंगल आता नहीं है। अक्सर वो पेशतर यहाँ पे क्या होता है, एंगल के अंदर अननोन या वेरिएबल दिए हुए होते हैं। तो फिर सॉल्व कैसे किया जाए, फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आइए देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या होगी। सबसे पहले देखो, आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास ये बाहर क्या मौजूद है, साइन मौजूद है। अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है कॉस इनवर्स और फिर 1/2। देखो हमने करना क्या है, हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए किसी तरीके से इस कॉस इनवर्स को अगर मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो ऑटोमेटिकली साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और मेरे पास यहां पे क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। एक नॉर्मल सी मैं मिसाल आपको दूंगा कि देखो मेरे पास बाहर मौजूद है साइन, अंदर आ रहा है कॉस इनवर्स। अभी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अपोजिट नहीं है एक दूसरे के। साइन एक डिफरेंट चीज है, कॉस इनवर्स एक डिफरेंट चीज है, सही है ना भैया। अभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से इधर साइन को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। इससे फायदा क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो भी वैल्यू होगी वो मेरे आंसर के तौर पे आ जाएगी। अब देखो यहां पे क्या है, कॉस इनवर्स। अगर मैं चाहता हूं कि इस कॉस इनवर्स को किसी तरीके से साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो अगेन देखो हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। पाइथागोरस एक बड़े मशहूर साहब थे, मरने से पहले एक थ्योरम देके गए थे। अगेन मजाक मजाक में कहता हूं बेटा, मरने से पहले गए थे, मरने से पहले नहीं दिया था, अपनी जिंदगी में दिया था भी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहता है कि भैया एच स्क्वायर बराबर होगा किसके, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो हमें मालूम है कि मैथ्स के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, some people have curly brown hair, some people have curly brown hair, they painted black। तो भैया ये आप में से बहुत से बच्चों के जहनों में कॉन्सेप्ट होगा, सर ये तो साइन के लिए होता है। तो बेटा ये साइन इनवर्स के लिए भी सेम ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहे होते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो साइन इनवर्स भी बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा जैसे बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए, वैसे ही कॉस इनवर्स भी बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए। टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए, तो टेंजेंट इनवर्स भी बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए। सेम इज फॉर द इनवर्स पार्ट। देखो कॉस इनवर्स की वैल्यू गिवन है 1/2। तो मेरे पास यहां से इसका मतलब क्या है, देखो कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। तो ऊपर बेस आ गया, नीचे क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, सही है ना। अब देखो मुझे बी और एच पता है, मुझे बेस पता है किसके बराबर है, बेस बराबर है 1 के, हाइपोटेन्यूज बराबर है 2 के। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। हमें मालूम है परपेंडिकुलर क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो भैया पी की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से नहीं निकाल सकते, क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के बराबर। पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बेटा 1 वहां पे जाएगा, माइनस करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 4 में से 1 गया 3 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, 4 में से 1 जाएगा 3 के बराबर आ जाएगी। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √3 के बराबर। पी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, √3 के बराबर। यानी कि देखो मैंने अब अपना बेस भी निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया, परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। तो अब जरा गौर से बात समझिएगा, देखो इस स्टेप में क्यों इतना लिख लिख के बता रहा हूं कि आपके लिए क्वेश्चन अगले समझना बड़ा आसान हो जाए। देखो बाहर साइन का साइन है, हमारे पास ओरिजिनली कॉस इनवर्स 1/2 गिवन था। हमें क्या गिवन था, कॉस इनवर्स 1/2। देखो मैथ्स के अंदर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर मुझे कॉस इनवर्स के ऊपर एक एंगल गिवन है, कॉस इनवर्स पे एक वैल्यू गिवन है, तो मैं इसी कॉस इनवर्स से मैं साइन इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स में इजीली वैल्यू कन्वर्ट कर सकता हूं, सही है ना भैया। क्योंकि हमें मालूम है कि भाई चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेंजेंट हो, वो सारे के सारे एक बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फॉलो करते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे पेंटेड ब्लैक। तो देखो मुझे यहाँ पे कर्ली ब्राउन हेयर गिवन है, तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे पता है साइन इनवर्स के पास क्या चीजें होनी चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3 के बराबर। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2 के बराबर। तो 2 का 2 आ गया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब देखो बाहर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है मैंने अंदर उसी का अपोजिट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना दिया। तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। मैंने इतनी डिटेल में सारी बात इसलिए बताई है, मैं चाहता मैं विद इन सेकंड में बता सकता था, मगर मैं इतनी डिटेल में इसलिए बताता हूं कि देखो बेटा मेरी क्लास में एक अच्छा बच्चा ही बैठा हुआ होता है, एक एवरेज बच्चा ही
बैठा होता है। मेरी कोशिश ये होती है तमाम बच्चों को बात पल्ली पढ़नी चाहिए, सही है ना। ऊपर देखो आपने डायरेक्टली वैल्यू निकाली थी, वो और ये वैल्यू मैच कर रही है, सेम आंसर है। अच्छा, अब देखो हमने डायरेक्टली क्यों नहीं करा था, डायरेक्टली इसलिए नहीं करा था क्योंकि बहुत दफा जो एंगल होगा ना इतना आसान नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपको नस्ट में, ये क्वेश्चन आपको आईबीए में, ये क्वेश्चन आपको फास्ट में, ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एनईटी के अंदर बेतहाशा मिलेगा। ये क्वेश्चन तमाम यूनिवर्सिटीज के पेपर्स में आपको मिलेगा, पास्ट पेपर्स के अंदर। इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व नहीं कर सकते। वो जो बनते हैं ना कैलकुलेटर के चीते हमारे पास, कि हम तो कैलकुलेटर पे कर लेंगे, एनईटी वाली आवाम है, तो बेटा ये कैलकुलेटर में भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन एनईटी में भी देता है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए हम यही पैटर्न यूज करने वाले हैं कि देखो मुझे बाहर गिवन है टेंजेंट, अंदर गिवन है साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, पहले बात समझो, बात पल्ले बांधो कि देखो एक तरीकेकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि अगर आपको किसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू मिल जाए तो आप उस एंगल को यहां पे डालो, टेंजेंट के ऊपर उस एंगल की वैल्यू को फाइंड कर लो। मगर इतनी आसान नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि देखो कैलकुलेटर पे डिपेंड होने का फायदा नहीं है। कैलकुलेटर के बगैर भी तुम ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि तुम्हें खाली ये मालूम होना चाहिए कि देखो बाहर अगर टेंजेंट आ रहा है तो मैं किसी तरीके से अंदर वाली टर्म को किसमें कन्वर्ट कर दूं, टेंजेंट इनवर्स में, किसी तरीके से। अब कैसे करें? अभी देखो मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो भैया मुझे मालूम है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, सम पीपल हैव, यानी कि देखो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू बराबर है एक्स के और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बराबर है 2 के। तो क्या चीज मिसिंग है? बेस मिसिंग है, बेस निकाल लेंगे। तो भैया पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले एक थ्योरम दिया था। क्या थ्योरम था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो भैया एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 का स्क्वायर 4 होता है, पी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर का बी स्क्वायर एज इट इज। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा? बी की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ गई? बी की वैल्यू आ गई। देखो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि आपको बाहरी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू गिवन है टेंजेंट, अंदर मुझे साइन इनवर्स गिवन था। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आ रहा हो सर ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है। तो भाई कन्वर्ट ऐसे हो रहा है कि आपके पास एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चूंकि गिवन है, तो आप उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से उसके मल्टीपल पार्ट्स को निकाल सकते हो। क्योंकि भैया आपने अपने इंटर साइड पे, ए लेवल साइड पे ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे कि आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज क्या होती हैं, यानी कि कॉस की, टेंजेंट की, कोसेक की, सेक की, कोसिकेंट की, या हमारे पास सिंपल तरीके से कॉट की। तो कैसे निकालते हैं भाई? वो ऐसे निकालते हैं कि अगर वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है तो आप मल्टीपल जितनी दिल चाहे निकाल सकते हो, बाकी तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो यूनिट सर्कल के ऊपर सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, सारे वो बेसिक चीज होती है। हमने लास्ट क्लासेस में भी उसको जिक्र किया था, बट मैं जानबूझ के आपको आपके इंटर का हवाला दिया है, आपके ए लेवल्स का हवाला दिया है कि आपको अलग चीज नहीं कर रहे, सही है ना। तो देखो साइन इनवर्स गिवन था, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फाइनली टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मगर मुझे सही वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करनी है। अभी जो ये एंगल गिवन है ये साइन इनवर्स के हिसाब से गिवन थे, जब टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो टेंजेंट इनवर्स के एंगल होने चाहिए। टेंजेंट इनवर्स के एंगल क्या होंगे? मुझे पता है टेंजेंट क्या होता है, वो कहते हैं ना दे पेंटेड ब्लैक। तो पी ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा। पी की वैल्यू क्या है भैया जी? पी की वैल्यू तो एक्स के बराबर है। बेस की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? बेस की वैल्यू आ गई 4 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो भैया अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया भाई, कैलकुलेटर की नीड ही नहीं है। टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था? अननोन था हमारा, कोई मसले की बात नहीं भाई। क्वेश्चन सिंपल तरीके से क्या हो गया? सॉल्व हो गया। बताओ भाई बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है? ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बेतहाशा तुम्हारे पास जिंदगी में आएंगे। बताओ बात पड़ती है नहीं पल्ले पड़ती? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन क्लियर होता है नहीं होता? जल्दी से बताओ भाई, बात पल्ले पड़ गई, कोई मसले की बात? अच्छा, इसमें एक तरह का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है पेपर में। अक्सर वो पेस्टर जो है ना, एक तरह का कॉन्सेप्ट बहुत पूछता है एग्जामिनर, लिटरली बहुत पूछता है। लेट सपोज मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज में मिलेगा कि एग्जामिनर कह देगा टेंजन इनटू टेंजन इनवर्स इनटू टेंजन 90 डिग्री। एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करके बताओ। एग्जामिनर क्या कहता है? इसको सॉल्व करके बताओ। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लिटरली आपको बेतहाशा क्वेश्चन आईबी में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन फास्ट में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन नस्ट में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन एनईडी के साइड पे भी मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई, टेंजन इनवर्स टेंजन को कैंसिल आउट कर देगा, तो सिंपल क्या बच गया? टेंजन 90 बच गया। तो टेंजन 90 के आंसर किसके बराबर होता है बेटा? टेंजन 90 बराबर होता है किसके? इन्फिनिटी के बराबर होता है। टेंजन 90 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के बराबर होता है। नॉर्मल सी चीज है भैया जी, सही है ना भाई? टेंजन 90 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा पेपर्स के अंदर पूछा जा रहा होता है। मुझे बताइए इसमें कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई परेशानी की बात? ये क्वेश्चन अक्सर यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं एक और कॉन्सेप्ट दे दूं, लेट सपोज, चलो अब मैं आपसे कहता हूं आप मुझे सॉल्व करके बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक मजे का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है साइन इंटू
कॉस इनवर्स साइन इंटू कॉस इनवर्स 1/3। अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए, लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल इस टॉपिक को बस एंड करेंगे इधर। हमारे पास अगर एक क्वेश्चन आ जाए कॉस इनटू टेंजेंट इनवर्स 2/3, तो जब तक अजान हो रही है तब तक आप जल्दी से मुझे दो क्वेश्चन को सॉल्व करके बता। मैंने आपके सामने तीन क्वेश्चंस को लिखा, तीनों क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट हैं, अब बेसिक क्वेश्चंस हैं भैया। अब आपके लिए क्वेश्चन अब बड़ा आसान बन चुका होगा। तो भाई देखो, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। आपको क्वेश्चन आसान लग रहा है, आसान ऑल दो है नहीं भाई, आसान बनाया गया है, सही है ना भाई। अपने किसी दोस्त से पूछिएगा जो किसी फनकार किस्म के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होगा, उसको भी मुश्किल ही लगता होगा, सही है ना भैया जी। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा आपके लिए इंशाल्लाह ताला बना दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा था, पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है साइन इंटू कॉस इनवर्स 1/3। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हमें अंदर और बाहर सेम किस्म के अपोजिट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करवा दूंगा साइन इनवर्स के ऊपर। मुझे मालूम है अभी कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। देखो मेरे पास इसका मतलब क्या है, बेस की वैल्यू बराबर है 1 के, और सम पीपल हैव यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर। तो भैया हमें मालूम है गलती से पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, पी का स्क्वायर इज 1, सॉरी पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, बी का स्क्वायर इज 1, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि देखो प्लस का 1 जब वहां जाएगा तो 9 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और चूंकि हमें पी की वैल्यू चाहिए तो बेसिकली पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 8 आ जाएगी। वैसे बाय द वे अगर आप लोग चाहें तो अंडर रूट 8 को फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। बेटा अंडर रूट 8 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू आए ना, उसको हमेशा ब्रेक करके लिख दिया करो। देखो जैसे 8 होता है ना, 8 किसके बराबर होता है, 2 × 4 के। और 4 कैसा नंबर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर बेस्ड नंबर है, यानी कि परफेक्ट रूट उसका एग्जिस्ट करता है। तो 4 रूट से बाहर चला जाएगा 2 की फॉर्म में, तो अंदर क्या बच गया, तो रूट 8 किसके बराबर होता है, 2 √2 के बराबर होता है। रूट 8 किसके बराबर होता है, 2 √2 के बराबर होता है, सही है ना। तो अब देखो सिंपल तरीके से कन्वर्ट करवा दूंगा मैं। तो ये कॉस इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर। तो सम पीपल है, पीपल की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2 √2 के बराबर। और सम पीपल हैव की वैल्यू क्या होगी, 3 के बराबर होगी, सही है ना भैया जी। और बाहर क्या मौजूद था, बाहर मेरे पास मासूम सा साइन का साइन है, इट इज मौजूद था। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 2 √2 / 3 के बराबर, सही है ना। ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, √8/3 हो सकता है आपको ऑप्शंस के अंदर गिवन ही ना हो, तो आपको फर्दर सिंपलीफाई इसलिए मैंने करवाया है, सही है ना मेरा प्यारा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कॉस इंटू टेंजेंट इनवर्स 2/3। हमें मालूम है भी टेंजेंट क्या होता है, दे पेंटेड ब्लैक के बराबर होता है। तो मैं टेंजेंट इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करवा दूंगा। तो भैया हाइपोटेन्यूज अभी नहीं गिवन, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे कैसे, पाइथागोरस रिलेशन के ऊपर, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। इट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बेटा एच स्क्वायर किसके बराबर है, देखो एच स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा प्यारा बेटा, 4 + 9, 9 + 4 क्या होता है, 13 के बराबर होता है। और एच की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, अंडर रूट 13 के बराबर। 13 को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। 13 के किसी भी 13 एक परफेक्ट रूट नहीं होता, इसलिए √13 का √13 ही रहेगा। हमें देखो अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो कॉस का कॉस बाहर एज इट इज, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा सिंपल कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स। कर्ली ब्राउन हेयर, वी नो दैट कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस क्या है, 3 के बराबर। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, √13 के बराबर है। तो मेरा प्यारा बेटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली मेरे पास एंगल क्या आ गया, 3/√13 आ गया। क्या आ गया, 3/√13 आ गया। तो आंसर सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, मैंने यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लिखा था, हो सकता है किसी बच्चे की नजर ना पड़ी हो सकता है किसी की नजर पड़ गई हो। ये क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन मुझसे कह रहा था साइन इंटू 2 arc टेंजेंट 3। अच्छा एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, हो सकता है किसी बच्चे को ना मालूम हो, मेरा बेटा इनवर्स का एक और नाम क्या होता है, इनवर्स का एक और नाम होता है आर्क। यानी कि कभी भी किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ आर्क लिखा हुआ आ जाए ना, इसका मतलब इनवर्स ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्क साइन के मायने क्या है, आर्क साइन के मायने ये है साइन इनवर्स। आर्क साइन के मायने क्या है, साइन इनवर्स के। आर्क टेंजेंट के मायने क्या है, टेंजेंट इनवर्स के। तो अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साइन इंटू 2 arc tangent 3। तो arc tangent 3 का मतलब क्या है, टेंजेंट इनवर्स 3। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंपॉर्टेंट कहा, क्योंकि मेरा बेटा ये क्वेश्चन नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, यूईटी में बेतहाशा आ चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। क्यों कहा मैंने, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक फॉर्मुलाज आने चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने शागिर्दों से, बेटा एप्टीट्यूड इज नॉट लाइक योर इंटरमीडिएट, एप्टीट्यूड इज नॉट लाइक योर ए लेवल्स, एप्टीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट। एप्टीट्यूड ऑलवेज डिपेंड अपॉन योर
किस तरीके से आप फॉर्मुलाज को अपने जहन में बैठा रहे हो। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स। एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, आपको प्रेशर हैंडल करना है। और वो कैसे होगा, देखो फॉर्मूला सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगेन एक बात मैं आपको हर क्लास में कहता हूं, हर लेक्चर में कहता हूं, खुदारा जो भी अपनी लेक्चर कॉपी, आप जो भी लेक्चर कॉपी बना रहे हो, उस लेक्चर कॉपी में कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर अपना लिखना स्टार्ट करते हो मुझसे पढ़ने के बाद, हमेशा कोशिश करो चैप्टर से पहले 5 से 6 पेजेस छोड़ दो। और उन 5 से 6 पेजेस जो आप छोड़ रहे हो, उसके अंदर, उन तमाम चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर के अंदर जितने फॉर्मूला, जितनी शॉर्टकट, जितनी खास बातें, जो मेरी बात खास लगती है, उसको वहां पे लिख दिया करो। इससे फायदा ये होगा कि आपकी एक ऐसी बेहतरीन फॉर्मूला शीट तैयार होगी जो रहती दुनिया तक आपके काम आएगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा। उससे काम क्या होगा कि भाई आप कभी फॉर्मूलाज तो नहीं भूलोगे। अब देखो यहाँ पे जैसे एक फॉर्मूला आ रहा है, अब ये अच्छे बच्चे को फौरन क्लिक करना चाहिए कि भाई ये टू जो है ना कांस्टेंट नहीं है। कुछ बच्चे, मासूम से बच्चे क्या करेंगे, इस टू को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए बाहर निकाल देंगे। अबे अल्लाह के वास्ते भाई, ये टू क्या है, एंगल है। तो तुम्हारे पास साइन का पूरा एंगल आ रहा है 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स 3। साइन का पूरा क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है। तो भाई साइन टू थीटा का फॉर्मूला तुम्हें याद हो कि ना याद हो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। याद आ रहा है मेरे प्यारे शागिर्दों? तो सिंपल तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है सबसे पहले तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से मेरे पास, देखो ये टू फॉर्मूले का बाहर आ गया, सही है। आगे क्या करना है, ये टू जो है फॉर्मूले वाला था, आगे सिंपल तरीके से साइन का साइन लिखा, और जो भी उस एंगल आ रहा है, जो भी मेरा एंगल आ रहा है, वो एक दफा लिखा जाता है। यहाँ पे देखो हमारे पास जो एंगल क्या है, 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स 3, तो एंगल एक बार लिखा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिंपल टेंजेंट इनवर्स 3 आ जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर आगे कॉस का कॉस लिखा जाएगा, और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3 लिख दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या काम कर दिया आपने, सर ये कैसे सॉल्व कर दिया आपने। देखो भाई बेसिक चीज है, आपके पास कभी भी डबल एंगल जो फॉर्मूला आता है उसको कैसे अप्लाई करते हो, जो भी तुम्हारा डबल एंगल फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करने का मेथड ही क्या होता है तुम्हारा, कि हम सिंपल तरीके से उसको सिंगल एंगल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपने डबल एंगल को सिंगल एंगल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सही है ना भैया जी? तो यहाँ पे मेरा डबल एंगल आ रहा था, हमने सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये बाहर का टू एज इट इज, अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। इस मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन, एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है, तभी नस्ट के अंदर तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब कैसे सॉल्व करोगे साइन इंटू टेंजेंट इनवर्स 3 को, अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो जो कॉन्सेप्ट अभी तुम समझते हुए आए, कि देखो यहाँ पे अगर आपको टेंजेंट इनवर्स 3 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, दे पेंटेड ब्लैक, दे पेंटेड ब्लैक, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, आपको पी की वैल्यू गिवन है। देखो टेंजेंट इनवर्स 3 के मायने क्या हुए, टेंजेंट इनवर्स 3 के मायने ये हुए कि आपके पास क्या है, दे पेंटेड ब्लैक। सही है ना? 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 के नीचे 1 एग्जिस्ट कर रहा है। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या, 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। बी की सॉरी, आई एम सो सॉरी, पी की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और बी की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। एच की वैल्यू जल्दी से फाइंड कर लो, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बी का स्क्वायर 1 हो गया, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 10 के बराबर। मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व करके बता दी, हम समझ चुके हैं ना मेरा बेटा। तो एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल तरीके से अंडर रूट 10 के बराबर, क्योंकि 9 + 1 क्या होता है, 10, और सिंपल स्क्वायर को रिमूव करने के लिए जब रूट लगाएंगे तो क्या आ गई, √10 आ गई। अब ये क्या बन गया, अब ये सिंपल तरीके से बन गया साइन का साइन, और देखो इस टेंजेंट इनवर्स को हम कन्वर्ट करवा लेंगे। देखो परपेंडिकुलर 3 के बराबर है, बेस 1 के बराबर है, एच किसके बराबर है, √10 के बराबर है। तो मुझे मालूम है साइन टेंजेंट इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, सम पीपल है पीपल की वैल्यू आ गई 3 के बराबर, और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया अंडर रूट 10 के बराबर। सही है ना? इस साइन से साइन इनवर्स कट गया। इसी तरीके से कॉस पे भी काम करेंगे, यही कॉस पे क्या काम करेंगे, टेंजेंट इनवर्स को कन्वर्ट करवा दिया जाएगा किस फॉर्म में, कॉस इनवर्स की फॉर्म में। तो कॉस इनवर्स क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर, बेस की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर, और हेयर की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, √10 के बराबर। सही है ना भैया जी? देखो कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। तो अभी क्या बन गया, 2 का 2 बाहर एज इट इज, इंटू 3 का 3, अंडर रूट 10 का अंडर रूट 10, इंटू 1 डिवाइडेड बाय √10 का 1 डिवाइडेड बाय √10। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, मैथ्स का एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी मैथ्स के अंदर अगर दो सिमिलर अंडर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वेन एवर टू सेम अंडर रूट्स मल्टीप्लाई विद ईच अदर, तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और अंदर वाली वैल्यू एक ही बार लिखी जाती है। उसके पीछे लॉजिक क्या होती है वो भी समझ लो, कि अगर आप अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो बेसिकली रूट एक बार आएगा और अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसकी एक शॉर्टकट होता है कि कभी भी देखो
देखो दो सिमिलर रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, कभी भी दो अंडर रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर उनकी अंदर वाली वैल्यू सिमिलर है तो आप खाली एक दफा उस अंदर वाली वैल्यू को लिख देते हो, सही है ना। और ऊपर क्या आ गया, 3 1 3 आ गया, बाहर 2 का 2 एज इट इज था, तो 2 1 2 2 5 10। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया क्वेश्चन का, 3/5 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मुझे बताओ बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है, कोई मसले की बात, कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है। बेटा देखो ये क्वेश्चन होते हैं जो नस्ट वगैरह में आते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं यूईटी में आते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं एनईटी के अंदर आते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं आईबीए के अंदर, हबीब के अंदर, हर जगह पे आ रहे होते हैं। भाई एक तो बच्चा घबरा जाता है, मुझे बताओ उसमें क्या मसले की बात है। बताओ भाई इजी है कि इजी नहीं है, बताओ भाई इजी है, इजी है। आप लोग बोलोगे इजी है, भाई इजी नहीं है, इजी बनाया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है बच्चा। क्लियर है भैया जी को, बताओ भाई इसमें क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, जल्दी से मुझे बताओ भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कोई मसले की बात, कोई पल्ले ना पड़ी हो बात। भाई एक बच्चे की फरमाइश है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं डबल एंगल को। बेटा डबल एंगल क्या होता है, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला आपसे कहता है साइन टू थीटा बराबर होता है किसके, 2 sin थीटा कॉस थीटा के। फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आइए समझाता हूँ इसको। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए साइन, आपके पास क्वेश्चन आ जाए sin 2 × 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज। तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए sin 2 × 30 डिग्री, देखो साइन का ये डबल एंगल फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा, देखो जो ये टू होता है ना, टू ये पहले आ जाता है, सही है। और फिर सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दे, तो फॉर्मूला क्या कहता है, सिंपल साइन एंगल। अब सिंपल एंगल यहां पर आएगा, जो एंगल था आपका ओरिजिनल एंगल क्या, 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। ये टू एंगल में शुमार नहीं करते हम लोग, टू क्या होता है फॉर्मूले के साथ बाहर आ जाता है, सही है ना। इंटू कॉस का कॉस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दोगे आंसर आ जाएगा इसका, सही है ना भैया जी। ये इस क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरीके से बेसिकली साइन का डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है। अच्छा भाई आगे मूव करेंगे, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बड़े मजे का आ रहा है हमारे पास, एक बहुत मजे का एक टॉपिक है हमारे पास। अच्छा भैया जी क्या टॉपिक आ रहा है, जल्दी से उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं आपको हवाला देता हूँ, हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर क्या बात डिस्कस करी थी। हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, मेरे प्यारे शागिर्दों, ये बात पढ़ी हुई है कि भैया पाइथागोरस रिलेशंस हमारे पास होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होता है किसके, 1 के। इसी तरीके से मेरे प्यारे शागिर्दों, हमें यह भी मालूम है कि भैया हमारे पास सिंपल तरीके से 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, भाई 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से हमें यह भी पता है कि हमारे पास 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये चंद बेसिक बातें हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी और आपने भी बातें अपनी जिंदगियों के अंदर पढ़ी हुई हैं, सही है ना मेरे प्यारा बेटा। ओके। अच्छा अब देखो हमारे पास इनवर्स के अंदर भी इस तरह की एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर ही हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होती है। ये तो नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी थी ना पाइथागोरस रिलेशन की, हमारे पास इनवर्स में भी ऐसी एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा यहाँ पे ये सिंपल होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि कभी भी साइन इनवर्स एक्स और प्लस का कॉस इनवर्स एक्स हमेशा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है पाई/2 के। यानी कि साइन इनवर्स एंगल प्लस का कॉस इनवर्स एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू पाई/2। और ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, सिंपल इनवर्स की फॉर्म में है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, पाई/2 के फॉर्म के बराबर होगा। ये बेसिक फॉर्मुलाज हैं। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर होता है, बराबर होता है पाई/2 के, सही है। इसी तरीके से हमारे पास एक तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर होता है, ये भी हमारे पास बराबर होता है किसके, पाई/2 के। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरा प्यारा बेटा हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर है, पाई/2 के। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर है, पाई/2 के। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई/2 के। ये बेसिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज बेस्ड फॉर्मुलाज होते हैं जो आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बहुत मजे मजे के आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आइए आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है। कितने डॉलर्स का क्वेश्चन है, बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन ही नहीं है भाई। ये क्वेश्चन बहुत दफा आईबी में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत दफा नस्ट में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत दफा फास्ट में भी आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको, क्वेश्चन देखने में भी बहुत आसान सा है। क्वेश्चन कहता है साइन का साइन पाई/2 माइनस का पाई/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। एग्जामिनर कहता है बताइए सॉल्व करके आंसर क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के परेशान हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैंने अगेन क्या कहा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मुलाज आते होंगे, इसलिए मैं इतना जोर देता हूं हमेशा फॉर्मुलाज के ऊपर। भाई कोई तो रीजन है कि अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं उसके पीछे कोई लॉजिक है कि फॉर्मुलाज के ऊपर मैं क्यों इतनी मेहनत करता हूं, कि देखो फॉर्मुलाज आर दी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग। देखो अब ये जिस बच्चे को फॉर्मुलाज इसके पता थे वो सॉल्व कर सकता है कैसे, कि भैया मुझे मालूम है कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस का
कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। तो अगर मैं प्लस के कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ भेज दूं, तो यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स के लिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला बन जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। यानी कि अगर कहीं पे पाई बाय 2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स आ रहा हो, तो उसको मैं कन्वर्ट करवा के क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। तो अगर गौर से देखो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज किया था। ये क्वेश्चन बेतहाशा आईबी में आया है, बेतहाशा नस्ट में आया हुआ है कि देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें एग्जामिनर ने सिर्फ कंफ्यूज किया। कैसे कंफ्यूज किया, एग्जामिनर कह रहे हैं पाई बाय 2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स और बाहर साइन आ रहा था। अब अगर आपको मालूम है कि पाई बाय 2 माइनस का कॉस इनवर्स किसके बराबर होता है, तो भाई आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पाई बाय 2 माइनस का कॉस इनवर्स किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, देखो बाहर साइन का साइन एज इट इज, पाई बाय 2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर है, ये बराबर होता है सिंपल साइन इनवर्स एक्स के। तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा और सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स का एक्स मेरे आंसर के तौर पे आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। अरे भाई बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं यार हमारे मुल्क के, और आप बैठे टेंशन ले रहे हो। भाई बताओ भाई क्या मसले की बात है, इसमें क्या परेशानी की बात है। अगर बात पल्ले पड़ती है, अगर तो बात पल्ले पड़ती है, तो भाई एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तोहफे पे, एक क्वेश्चन दूंगा अभी तोहफे के तौर पे कि जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ उसका आंसर क्या होगा। अगर यहां तक की बात पल्ले पड़ती है तो एक क्वेश्चन, व्हाट अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, जिस साल ये नस्ट में आया था, जिस साल इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आईबीएम में फास्ट में आया हुआ है, इट इज लिटरली अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही मासूम सा है। अगेन देखो जब मैं कहता हूं ना मासूम सा क्वेश्चन है, तो यकीन मानो हमारे जैसा बिल्कुल एक मासूम सा क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा होगा। टेंशन नहीं लेनी भाई, टेंशन नहीं लेनी कभी भी। क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स और अंडर रूट के अंदर आ रहा है मेरे पास 1 - का एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 - का एक्स स्क्वायर। एग्जामिनर कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से भैया जी। अगर मेरी यहां तक की बात क्लियर हुई तो बेटा मैं आपसे चाहता हूं इसका आंसर आपने मुझे देना है। सर जो बाद में लेक्चर भी देखेंगे भैया आपके लिए भी यही है कि वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चन का आंसर लाजमी करो। देखो पढ़ाने का तरीका मेरा यही है कि एक क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व करके दिया है, अगर मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया, तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट थोड़ी मेहनत करे। भाई आपको अपनी थोड़ा सा अकल को यूज करना है, थोड़ा सा अपनी अकल को इस्तेमाल करना है, सही है ना भैया। पढ़ाने का तरीका यही है कि भाई हो सकता है मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं तो आपके लेवल से थोड़ा डिफिकल्ट हो, मगर जब अपना जहन आप इस्तेमाल करोगे तभी तो आपका जहन इंक्रीज होगा। बेटा मैथ्स छापने का नाम नहीं होता, मैथ्स इज नॉट अबाउट कि आप किस तरीके से छाप रहे हो। क्वेश्चन तो बेटा आपको हर किताब में 50-50 मिल जाएंगे, उन 50 क्वेश्चन को छापना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उन 50 क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करना इस तरीके से कि अगर उन 50 के अलावा भी कोई 60वां क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर सको, ये असल मैथ्स होती है, सही है ना भाई। तो आपने खुद जब तक अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं करना सीखोगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो खुदा अपना ब्रेन इस्तेमाल करो, एटलीस्ट अपने पेज को काला करो, एटलीस्ट अपनी ट्राई करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे मैं सॉल्व नहीं कर सकते, तो ट्राई लाजमी करो, पेजेस काले करो, देखो कैसे सॉल्व हो सकता है, कोई ना कोई जुगाड़ निकालो। देखो इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो साइन इनवर्स को ऊपर नीचे कहीं भेज सकते हो और फिर बताओ आंसर क्या होगा। अच्छा भाई देखो यार मैंने आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। मैंने आपसे क्या कहा था, बेटा इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे बताना है। मुझे लिटरली बड़ा अफसोस हुआ कि जब मुझे आंसर बहुत कम बच्चों से मिले, मुश्किल से शायद 10 लोगों ने आंसर दिया होगा, बाकी बच्चों ने या तो खामोश बैठे रहे या सॉल्व करने की ट्राई नहीं करी। देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मेकिंग अ स्ट्रगल। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे मैथ्स नहीं सीख सकते बेटा। एटलीस्ट कोशिश तो करो, कोशिश ही नहीं करोगे तो बेटा ब्लैंक बैठे हुए होगे। भाई जो मैं ऑल्दो अपने लेक्चर्स के अंदर बेतहाशा क्वेश्चंस करवाता हूँ, सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर से होते हैं, बट जरूरी थोड़ी है कि आपके पेपर में वही क्वेश्चन है। आपके पेपर में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के, लम्स के, यूईटी के, एनईटी के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई आपने करना क्या है, आपका जहन क्वेश्चन करवाने की रीजन क्या होती है इतने सारे, कि भाई आपका ताकि जहन एक्सपेंड हो, आपको सॉल्यूशन समझ में आए, आपको सिर्फ रट्टे नहीं मारने भाई, आपको अपना कॉन्सेप्ट अपने जहन में पिक करना है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 - का एक्स स्क्वायर। अब मैं कैसे सॉल्व करूं इसको, देखो सॉल्व करने का पैटर्न लिटरली बहुत आसान है। हम यहाँ पे एक बड़ा बेसिक सा काम कर सकते थे सॉल्व करने के लिए। भाई मुझे क्वेश्चन देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ यार मैं भी आपकी तरह का नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्वेश्चन देख के पहली नजर में क्वेश्चन में करना क्या है। देखो मुझे मगर एक चीज तो साफ तौर पे दिख रही है कि मेरे पास दोनों इनवर्स के फंक्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स के अंदर ही मेरे पास आ रहा है क्या चीज, रूट का 1 - का एक्स स्क्वायर। अब मुझे फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मुझे फौरन से अपने सर हाशिम की बात समझ में आ गई कि यार मैंने सर हाशिम से पढ़ा था कि इनवर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। इनवर्स में एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एंगल प्लस का कॉस इनवर्स एक्स यानी कि कॉस इनवर्स एंगल हमेशा बराबर होगा किसके, पाई डिवाइडेड बाय 2 के। याद है कि नहीं याद, कि भाई हमने सर से प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो ये बात मेरे
जहन में आ गई। अच्छा, अब मैं क्या करूं इस चीज के ऊपर भाई, क्या कॉन्सेप्ट है मेरे जहन में, अब मुझे कुछ फिलहाल समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ भाई, देखो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर आ रहा है साइन इनवर्स रूट के अंदर दूसरा एंगल। तो अब देखो मुझे पता है कि अगर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है, जब साइन इनवर्स एंगल प्लस का कॉस इनवर्स एंगल हो, ये बराबर होता है पाई बाय 2 के। मगर यहाँ पे तो देखो दोनों ही साइन इनवर्स आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि एक साइन इनवर्स को किसी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करवा दिया जाए। अब हमने कन्वर्ट करना सीखा हुआ है, देखो पढ़ा हुआ बच्चे ने सब कुछ होता है, मगर पेपर में जाके क्या होता है, प्रेशर के ऊपर सब भूल जाता है। जब पेपर के अंदर वो जाएगा ना, आईबीए की अमन बिल्डिंग को देखेगा, या नस्ट के H12 कैंपस में जाएगा, या लम्स के कैंपस में जाएगा, तो इतनी चकाचौंध देख के बच्चा प्रेशर इतना लेता है कि जो चीज पढ़ी होती है वो ही भूल जाता है। इसलिए क्योंकि उसने प्रैक्टिस सही से नहीं करी होती, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो सराउंडिंग होती है उससे मुतासिर हो रहा होता है, वो बहुत ज्यादा दूसरे लोगों को देख रहा होता है। भाई खुदारा आपने ये काम नहीं करना। आपका ड्रीम है अगर कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, तो जब आप उस यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के लिए जाओगे तो सबसे ज्यादा चीज जो आपको मारेगी वहां पे वो आपका प्रेशर होगा, आपका कॉन्फिडेंस सबसे पहले गिरेगा। तो भाई आपने 3 घंटे सिर्फ अपने पेपर में देखना है, पीछे वाला आपको गुसन्ना मारे मुक्का मारे, आपने डायरेक्टली उसकी तरफ देखना ही नहीं है। आपने सिर्फ अपने काम से काम रखते हुए 3 घंटे सिर्फ आपने अपने पेपर को सॉल्व करने पे लगाने हैं, आपने किसी की तरफ नहीं देखना। तो भाई आप अक्सर बच्चे चीजों को भूल जाते हैं। अब देखो साइन इनवर्स मेरे पास क्या मौजूद था यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सिंपल तरीके से साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 - का x स्क्वायर। लेट सपोज मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ x के बराबर, या चलो इसको आप किसी के ऊपर भी कंसीडर कर लो। मैंने कंसीडर कर लिया कि भाई ये किसके बराबर है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी कंसीडर ना करो, आप इसको ऐसे ही कंसीडर कर लो कि साइन इनवर्स रूट में 1 - x स्क्वायर है। मुझे मालूम है साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव के बराबर होता है। यानी कि देखो पीपल की वैल्यू किसके बराबर है, रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर के। और देखो इस टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 होगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर आ गई। अब मुझे अगर बेस निकालना है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के। तो भैया देखो पी स्क्वायर, पी की वैल्यू किसके बराबर है, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, मेरे पास परपेंडिकुलर आ रहा है रूट के अंदर 1 - का x स्क्वायर, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। h² का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर। और बी स्क्वायर की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इस स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा प्यारा बेटा क्या बन गया, ये बन गया 1 - का x स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर रेडिस का रेडिस। भाई प्लस का 1 भी वहां भेज दोगे तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, -का 1 बन जाएगा। नेगेटिव का x स्क्वायर वहां पे जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर बन जाएगा। तो इस 1 से 1 तो कट गया और वहां पे प्लस का x स्क्वायर चला जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर के बराबर। तो यानी कि बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल x के बराबर आ जाएगी। तो आपके पास बेस की वैल्यू क्या आ गई, x के बराबर आ गई। तो यानी कि मैं इस पर्टिकुलर टर्म को, ये जो साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 - का x स्क्वायर था, इस टर्म को अगर मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगी। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो देखो ब्राउन की वैल्यू, बेस की वैल्यू क्या आ गई, एक्स के बराबर, और हेयर क्या है, 1 के बराबर। तो यानी कि साइन इनवर्स के इस फंक्शन को मैं कॉस इनवर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। तो बहरहाल मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, तो यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, देखो क्वेश्चन के अंदर मेरा ये साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स एडिट रहेगा, और ये साइन इनवर्स रूट में 1 - का x स्क्वायर जो आ रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा। किस पे कन्वर्ट हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से कॉस इनवर्स एक्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, या साइन इनवर्स एंगल प्लस का कॉस इनवर्स एंगल किसके बराबर होता है, पाई डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या था, पाई डिवाइडेड बाय 2 था। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी लॉजिक अप्लाई हो रही थी जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। मुझे बताओ जरा, क्वेश्चन खुद देख के बताओ कि भाई इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात थी। आप चाहो तो आप इस वाली चीज को कन्वर्ट करवा दो, आप चाहो तो इस वाली चीज को कन्वर्ट करवा दो, दोनों सूरतों में आंसर यही आना था। सही है ना भैया जी, मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, बताओ भाई। अब इजी है कि नहीं इजी है, जल्दी से बताओ भाई, इजी है कि नहीं इजी, जल्दी से बताओ भाई। बात पल्ले पड़ती है, कोई मसले की बात इसके अंदर, कोई परेशानी की बात इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम की बात इसके अंदर, बताओ भाई। बात पल्ले पड़ गई, कोई मसले की बात इसके अंदर मेरा प्यारा बेटा। अरे भाई इजी नहीं है, इजी बनाया गया है, वरना आप नहीं सॉल्व कर पाए थे बहुत सारे बच्चे। सही है ना भैया जी। तो अब देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगेन इट इज $1 बिलियन क्वेश्चन। इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, मगर ये क्वेश्चन $1 बिलियन का है। पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर जाएगा भाई, इस क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस का टेंजेंट इनवर्स 1/3, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस का टेंजेंट इनवर्स 1/3, ये क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करके बताओ। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये हमारे नॉर्मली इंटरमीडिएट साइड पे या ओ लेवल ए लेवल की किताबों के अंदर मौजूद होता है। अब इसको वहां पे सॉल्व करने के लिए तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि देखो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले को कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अक्सर यूनिवर्सिटीज में फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स ए
प्लस का टेंजेंट इनवर्स बी, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस का टेंजेंट इनवर्स बी किसके बराबर होता है? तो मेरे प्यारे शागिर्दों, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस का टेंजेंट इनवर्स बी हमेशा बराबर होता है कि टेंजेंट इनवर्स एक बार लिखा जाता है और ऊपर क्या हो जाता है, अगर दोनों वैल्यूज प्लस के अंदर थी तो ये हो जाएगा ए प्लस का बी, और नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, वन माइनस का ए बी, वन माइनस का ए बी, बेसिक फॉर्मूला है, सही है ना? इसी तरीके से अगर हमारे पास आ जाए लेट सपोज टेंजेंट इनवर्स ए माइनस का टेंजेंट इनवर्स बी, उस सूरत में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर माइनस का आ रहा है तो फॉर्मूला भी माइनस का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स, ऊपर आ जाएगा एंगल ए माइनस एंगल बी डिवाइडेड बाय अपोजिट वन प्लस का ए बी, वन प्लस का ए बी का ए बी एज इट इज। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, सही है ना भाई? ये हमारे पास सिंपल तरीके से टेंजेंट के सम के दो फॉर्मूलाज होते हैं कि भाई सम ऑफ टेंजेंट या डिफरेंस ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूलाज। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि मेरे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स वन डिवाइडेड बाय टू प्लस टेंजेंट इनवर्स वन डिवाइडेड बाय थ्री। ये क्वेश्चन अक्सर नस्ट के अंदर, आईबीए के अंदर, फास्ट के अंदर, एनईटी के अंदर बहुत पूछा गया है, सही है ना? बहुत पूछा गया है। क्या कह रहा है एग्जाम में, टेंजेंट इनवर्स वन बाय टू प्लस टेंजेंट वन बाय थ्री। अब देखो, अगर तो ये बच्चे को फॉर्मूला आता है वो झटके से सॉल्व कर सकता है। आपको मालूम है आपका पहला एंगल है, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स, ऊपर क्या हो जाएगा, वैल्यू ए, एंगल ए किसके बराबर है, वन डिवाइडेड बाय टू के बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी बराबर है वन डिवाइडेड बाय थ्री के, और नीचे डिवीजन में क्या है, वन। देखो जो भी वैल्यू है, क्योंकि प्लस के अंदर दोनों टेंजेंट के सिंबल जो थे, टेंजेंट इनवर्स दोनों पॉजिटिव के अंदर थे, तो देखो फॉर्मूले के रट्टे कभी नहीं मारे जाते। मैं हमेशा बच्चे से कहता हूँ फॉर्मूले को शॉर्टकट्स के ऊपर याद रखो। देखो फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हो, मैं आपको फॉर्मूला याद भी करवा सकता हूँ कि देखो अगर टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी आ रहा है, यानी कि अगर पॉजिटिव का फॉर्मूला है तो ऊपर पॉजिटिव ही है देखो, और नीचे वाला साइन हमेशा अपोजिट हो रहा है। बाकी तो देखो स्ट्रक्चर दोनों में सेम है ना, स्ट्रक्चर तो दोनों का ही सिमिलर है, अगर एक स्ट्रक्चर याद रख लिया दूसरा स्ट्रक्चर वैसे याद हो जाएगा। देखो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई ऊपर नेगेटिव पे ओपन हो रहा है, नीचे अपोजिट वे में ओपन हो रहा है। तो फॉर्मुलाज से कभी रट्टे नहीं मारे जाते, फॉर्मुलाज को 10 10 दफा लिखोगे, 4 दफा लिखोगे, वैसे ही याद हो जाते हैं फॉर्मुलाज, है ना भैया? फॉर्मुलाज आर नॉट अ थिंग जिसके आप रट्टे मारोगे। जिस तरह केमिकल इक्वेशंस होती हैं आपकी केमिस्ट्री के अंदर, जो बच्चे केमिस्ट्री के बैठे हुए, नहीं तो कंप्यूटर वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है बेटा, एक बला का नाम होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के अंदर। वो एक मशहूर जमाना जो होते हैं ना बच्चे, खाली वही निकाल पाते हैं, सही है ना भैया? तो केमिकल इक्वेशन जैसी होती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, जो बच्चे ए लेवल्स के बैठे हैं उनको भी आइडिया होगा, उनकी भी किताबों में मौजूद होती हैं। वो नीला थोथा की इक्वेशन हो गई, वो कॉपर सल्फेट्स की इक्वेशंस हो गई। ऑर्गेनिक की इक्वेशंस तो इजीली याद हो जाती हैं, इनऑर्गेनिक में रट्टे मारने पड़ते हैं लोगों को। भाई रट्टे नहीं लगते, यकीन मानो रट्टे नहीं लगते। आप जब तक लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इस चीज की, अभी याद नहीं कर सकते। सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर दी फॉर्मूलाज। तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे हमारे पास बन जाएगा वन नेगेटिव का ए बी, ए क्या है वन बाई टू, बी क्या है वन बाई थ्री के बराबर। सिंप्लीफाई कर दो इसको, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कैसे लेते हैं भैया जी, एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो, ये टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगी, अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी, थ्री टू जार सिक्स, थ्री वन जार थ्री, टू वन जार टू, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी एलसीएम ले लिया जाएगा। देखो भाई नीचे भी क्या बन रहा है, मुझे मालूम है नीचे भी बन रहा है वन माइनस का थ्री टू जार सिक्स बन रहा है, तो यहाँ पे भी एलसीएम ले लोगे, सही है ना? तो क्या बन जाएगा, देखो ऊपर आ गया मेरे पास सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स, ऊपर आ गया थ्री प्लस टू फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स, और सबसे नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, तो सिक्स वन जार सिक्स माइनस का वन, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स, ऊपर मेरे पास आ गया फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स, नीचे छह में से एक गया, नीचे भी इत्तेफाक से फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स ही आ रहा होगा, नीचे भी क्या आ रहा होगा, फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स ही आ रहा होगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपल तरीके से क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स वन। टेंजेंट इनवर्स वन किसके बराबर होता है बेटा, टेंजेंट इनवर्स वन बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से 45 डिग्री के, या फिर आसान भाषा में इसको पाई डिवाइडेड बाय फोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई डिवाइडेड बाय फोर। मैं एक बात यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि भाई जो न्यू स्टूडेंट्स अगर कोई बैठे हुए हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। हम ये सारी चीज दोबारा भी पढ़ रहे होंगे, वो तमाम बच्चों ने पुराने लेक्चर नहीं लिए, बट अगर आपके पास भी जैसे टाइम अवेलेबल है तो एटलीस्ट आप ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर लाजमी तौर पर लेना स्टार्ट कर देंगे, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, सही है ना? ताकि आप उसको स्टार्टिंग के ट्रिगोनोमेट्री के दो या तीन लेक्चर होंगे स्टार्टिंग के, तो आप उनको लाजमी ले लो, सही है ना? आपको वो लेक्चर्स अगर ले लोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें वैसे भी क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स बताई हुई थी पहले लेक्चर में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम वो चीज दोबारा भी पढ़ेंगे, आपको लाइव दोबारा भी कवर करवाई जा रही होगी, मगर आप उससे पहले आप खुद से भी रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हो, सही है ना भैया जी? देखो साथ साथ जो है ना मैं आपको क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व करवा रहा होता हूँ ताकि आप ट्रिगोनोमेट्री को देख के बोर ना हो जाओ। अक्सर बच्चे ट्रिगोनोमेट्री को देख के क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। आई होप जो बच्चे ट्रिगोनोमेट्री मुझसे पढ़ रहे हो कभी जिंदगी में बोर नहीं होंगे, एटलीस्ट ट्रिगोनोमेट्री का नाम सुन के। वरना असल में होता क्या है, जब कभी लफ्ज ट्रिगोनोमेट्री आता है ना हमारी जिंदगियों में, अक्सर बच्चे बुरे बुरे मुंह बनाते हैं। तो भाई इसीलिए मैं सारे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मुलाज कभी भी एक साथ नहीं पढ़ाता। मेरी कोशिश क्या होती है, पहले कुछ फॉर्मुलाज कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूं आपसे, फिर उसके कुछ रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस करवा दूं, फिर कुछ फॉर्मुला डिस्कस करूं, फिर उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊं।
अगर मैं सारे फॉर्मूलाज एक साथ ही पढ़ा दूंगा ना, मुझे मालूम है आधी अवाम भाग जाएगी, आधी अवाम डर के मारे भाग जाएगी, और बाकी आधी अवाम कभी जिंदगी में उन टॉपिक्स को, नोट्स को खोल के नहीं देखेगी। तभी 99% बच्चों की सबसे जो बुरा तरीन टॉपिक लगता है ना मैथ्स में, ट्रिगोनोमेट्री लगता है। हालांकि ट्रिगोनोमेट्री इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आपने सिर्फ उसको एक बेसिक वे में देखना होता है, सही है ना भाई। तो अब देखो मेरे पास ट्रिगोनोमेट्री के बड़े मजे का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री के बड़े मजे के कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं साथ साथ आपको नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी हवाला इसलिए दे रहा हूं कि आप इनवर्स को लेकर परेशान ना हो जाओ। अब आप में से बहुत से बच्चों को एक बात मालूम होगी कि भाई देखो, हमारे पास जो नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है उसमें साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्या, कोसेक थीटा, है ना भाई। साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/कोसेक थीटा के। आप में से बहुत से बच्चों को बात मालूम होगी। इसी तरीके से देखो, हमारे पास जो कॉस थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से देखो, हमारे पास जो टेंजेंट थीटा होता है ना, मैं आपको एक क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो मेरी कोशिश है आपको पहले बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं, फिर आपको असल चीज के ऊपर लेकर आऊंगा। आपको ये बात मालूम है कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1/कॉट थीटा के बराबर होता है। ये सारी जो फनकारी होती है ना मेरा बेटा, ये किसके अंदर होती है, नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में क्या होता है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता यह है कि भाई इनवर्स में भी सर यही काम होता है कि साइन इनवर्स थीटा किसके बराबर होता होगा, 1/बाय कॉसेक इनवर्स थीटा के। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में ट्रिगोनोमेट्री आपने स्कूल लेवल पे इतनी ढंग से पढ़ी नहीं होती ना, आपको पढ़ाई जाती है, इसलिए अक्सर बच्चे इस तरह की बगलोली मारते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इनवर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। इनवर्स में अलग कॉन्सेप्ट होता है कि भाई साइन इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/बाय एंगल के। यानी कि देखो, नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। मगर साइन इनवर्स में क्या होता है, साइन इनवर्स में देखो हमारे पास जो कोसेक इनवर्स के बराबर ही कैसे होता है कि साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स के एंगल का रेसिप्रोकल होता है। क्या कहा मैंने कि साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स के एंगल का रेसिप्रोकल होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी ब्रिलियंट थिंग कि जो दोनों चीजों को आपस के अंदर अलग करती है, सेपरेट करती है। सर क्या मतलब आपकी बात का, भाई देखो मैं अपनी बात को बड़े क्लियर वे में समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आपके पास अगर लिखा हुआ होता है कोसेक 45 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहीं पे लिखा हुआ होता है कोसेक 45, तो आप में से बहुत से बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउ, अगर आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउ तो हाउ यू गोना सॉल्व द कोसेक 45 डिग्री। यू कैन इजीली सॉल्व कोसेक 45 बाय कन्वर्टिंग इट इनटू 1/बाय साइन 45। आपने क्या काम करा, आपको चूंकि मालूम है कि भैया कोसेक क्या होता है, कोसेक हमारे पास बराबर होता है साइन के रेसिप्रोकल के। कोसेक हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन के रेसिप्रोकल के। तो हमने क्या करा, कोसेक को रिप्लेस कर दिया किससे, 1/साइन से, और जो भी एंगल आ रहा था उसके साथ लिख दिया। इसी तरीके से कभी भी अगर मेरे पास आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर सेक निकालना है, मुझे क्या निकालना है, लेट सपोज मुझे निकालना है सेक 90 की वैल्यू। अब मैं सेक 90 की वैल्यू नहीं निकाल सकता, मेरे पास कैलकुलेटर, बहुत से जो चूजे वाले कैलकुलेटर होते हैं रंग बिरंगे, उन पे भी सेक नहीं गिवन होता। तो हम करते क्या है भाई, हम यही काम करते हैं ना, 1/कॉस पे कन्वर्ट कर देते हैं। 1/कॉस 90 किसके बराबर होगा, सेक 90 के बराबर होगा, सिंपल इज दैट। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास एक नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एक नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन, उसका रेसिप्रोकल है कोसेक, दोनों आपस में बराबर होते हैं। मगर इनवर्स में अपोजिट कहानी है। इनवर्स में क्या कहानी है कि देखो, इनवर्स के अंदर जो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने इनवर्स के बराबर कैसे है कि उसके एंगल का रेसिप्रोकल है। हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखो क्या आ रहा होता है कि एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने अपोजिट पार्ट के कैसे बराबर होते हैं, वो एंगल्स के रेसिप्रोकल के ऊपर बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल साइन का पढ़ा, इसी तरीके से कॉस के अंदर होता है या सेक के अंदर होता है कि देखो सेक इनवर्स किसके बराबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं, लेट सपोज मेरे पास सेक इनवर्स है, फॉर एग्जांपल ये सेक इनवर्स एंगल होगा, ये किसके बराबर होगा, देखो ये 1/कॉस के बराबर नहीं होता, किसके बराबर होगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स 1/एंगल, 1/एंगल। बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से देखो मेरे पास जो कॉट इनवर्स होगा, कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, जो कॉट इनवर्स एंगल होगा किसके बराबर होगा, ये डायरेक्टली मेरे पास 1/टेंजेंट के बराबर नहीं होगा, बल्कि इनवर्स के अंदर क्या होता है, इनवर्स के अंदर जो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो दूसरे अपने पार्ट के बराबर होता है, बट एंगल उनका रेसिप्रोकल होता है। एंगल उनका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। एंगल उनका क्या होता है, रेसिप्रोकेटेड फॉर्म में होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स 30 किसके बराबर होगा, कॉसेक इनवर्स 1/30 के बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मेरे पास कहीं पे एग्जिस्ट करता है अगर कॉस इनवर्स 45 डिग्री, तो भैया ये सेक में किसके बराबर होगा, ये सेक में बराबर होगा मेरे पास सिंपल तरीके से सेक इनवर्स 1/45 डिग्री के। यानी कि देखो हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स में दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं होता डायरेक्टली, बल्कि क्या होता है कि भाई दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, एंगल्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। एंगल्स आर
रेसिप्रोकल इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जबकि नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री में क्या हो रहा था कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दूसरे का रेसिप्रोकल था, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दूसरे का रेसिप्रोकल था, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दूसरे का रेसिप्रोकल था। यहां पे क्या होता है कि एंगल्स रेसिप्रोकल होते हैं, एंगल्स रेसिप्रोकल होते हैं, एंगल्स रेसिप्रोकल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बेतहाशा जरूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर ये कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। अक्सर एग्जामिनर जो है ना साइन इनवर्स थीटा पूछ लेगा, बताइए किसके बराबर होगा। अब अक्सर बच्चे लिख के आ जाएंगे वन बाय कोसेक, वन बाय कोसेक इनवर्स के। ऐसा नहीं होता, सही है ना भैया। ये बेसिक चीजें होती हैं जो आपको साथ साथ मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इट इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से जरा मुझे बताओ भाई। एक क्वेश्चन पास पेपर से लिया जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा, मगर है बड़े मजे का। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, साइन थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू के बाद 1 है। ऑप्शन नंबर ए आपको गिवन है पाई डिवाइडेड बाय 4। ऑप्शन नंबर बी आपको गिवन है पाई डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन नंबर सी आपको गिवन है पाई डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन नंबर 4 आपको गिवन है पाई डिवाइडेड बाय 6। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा किसके बराबर है, अगर 1 के बराबर है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसको वेरीफाई करेगा। जल्दी से, थोड़ा सा टाइम लो, सोचो क्वेश्चन की लॉजिक क्या बनती है, और फिर मुझे बताओ आंसर क्या होगा। अच्छा भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को मेरा प्यारा बेटा। आपसे एग्जामिनर कह रहा था कि साइन थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा अगर बराबर है 1 के, यानी कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अगर 1 के बराबर है, तो बताइए कौन सी वाली वैल्यू मेरा आंसर होगी। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि भाई अगर तुम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, तो बताइए सॉल्व करने के ऊपर कौन सी वैल्यू के ऊपर आपको इक्वल टू के और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ जाएंगी। आपको बारी बारी चेक करना पड़ेगा भाई। इसके लिए आपको वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। देखो साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाय 4 का मतलब क्या 45 डिग्री। तो साइन 45 क्या होता है, जाहिर सी बात है साइन 45 हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के, और कॉस 45 भी अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के होता है। अगर आप इनको आपस में ऐड भी करवा दोगे तो कभी भी 1 नहीं बन सकता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। पाई बाय 3 क्या होता है भाई, पाई बाय 3 हमारे पास किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है ना भैया जी। पाई बाय 3 जो हमारे पास होता है ये किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा भाई। अगर हमारे पास क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या बन जाएगा, साइन 60 क्या होता है, मुझे मालूम है साइन 60 डिग्री बराबर होता है अल्लाह भला करे √3 डिवाइडेड बाय 2 के। और cos 60 क्या होगा, cos 60 होता है 1/2 के बराबर होता है। सिंप्लीफाई करोगे अभी भी आंसर 1 के बराबर नहीं आ सकता। पाई बाय 6 क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, 1/2 के बराबर। और cos 30 क्या होता है, cos 30 बराबर होता है अल्लाह भला करे √3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा ना। सही है, तो ये भी 1 के बराबर कभी भी ऐड करने पे नहीं आएगा। पाई बाय 2 क्या होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे क्या होता है, साइन 90 बराबर होता है किसके, 1 के। cos 90 बराबर होता है 0 के। तो देखो राइट हैंड साइड पे भी 1 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 आ गया, तो फाइनली इसका आंसर क्या था, 1 के बराबर था। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है। लास्ट में बस अपनी बात को, अपनी क्लास को, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की इंपॉर्टेंट तरीन क्लास को बस एंड करूंगा एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर। क्या करूं मेरा प्यारा बेटा, आदत से मजबूर इंसान हूं। मेरी कोशिश होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पास पेपर बेस्ड क्वेश्चन को करवाया जाए। तो भैया एक क्वेश्चन है मेरे हाथ में मौजूद है, इसको मैंने देख लिया था अभी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है आर्क कॉस आगे कहता है 2x स्क्वायर माइनस का 2x और इक्वल टू के इस तरफ आपको गिवन है 2 पाई बाय 3। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसके ऊपर आज की क्लास को एंड करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की क्लास को। आई होप ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आर्क कॉस 2x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू के बाद 2 पाई बाय 3 है। सबसे पहले मैं आर्क कॉस को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे भी कॉस इनवर्स है। आर्क कॉस के मायने क्या होते हैं, कॉस इनवर्स। कभी भी आप इनवर्स के पार्ट को इक्वल टू के इस तरफ या उस तरफ भेजते हो, वो अपने इनवर्स साइन को चेंज करता रहता है, सही है ना भैया। तो जब मैं कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ भेजूंगा तो वो कॉस थीटा बन जाएगा, वहां पे जाके क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो यानी कि कॉस किस पे अप्लाई हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 के ऊपर। देखो भाई कॉस इनवर्स जब मैं दूसरी तरफ भेजूंगा विदाउट इट्स एंगल, एंगल यहाँ पे एज इट इज मौजूद है। एंगल क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस का 2x है, यहाँ पे एज इट इज का एज इट इज है। जब मैं सिंपल इस कॉस इनवर्स को इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे जाके क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल कॉस के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे मेरे पास सिंपल बच गया 2x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू के बाद कॉस इंटू 2 पाई बाय 3। अब कैसे सॉल्व करें, कॉस 2 पाई बाय 3 किसके बराबर होता है भाई। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह का वास्ता है 2 पाई बाय 3 होता क्या है। तो भाई 2 पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, इसको आप नॉर्मल
डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे कन्वर्ट कर लोगे? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके। भाई 3 1 जार 3, 3 के टेबल में 18 कहां पर आता है? 3 6 जार इज 18, 0 का 0, 6 2 जार क्या होता है? 12 होता है, तो 120 बन गया। क्या बन गया? 120। अच्छा, अब बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा cos 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो भाई आपको याद हो कि ना याद हो कि मैंने इतनी मेहनत ट्रिगोनोमेट्री पे क्यों करी है। बेटा ट्रिगोनोमेट्री को पहले पढ़ाने का रीजन क्या होता है? हर यूनिवर्सिटी में भी आता है, प्लस हम जितने आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे सब में ट्रिगोनोमेट्री यूज होगा, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है ना हमें। तो cos 120 की वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालेंगे? भाई सिंपल तरीके से इसको ब्रेक कर देंगे एक क्वाड्रेंट एंगल में और सिंपल एंगल में। तो 90 प्लस 30 बन गया। cos 90 प्लस 30 का मतलब क्या है? रेफरेंस एंगल कैसी लाइन से? खड़ी हुई लाइन से, लेटी हुई लाइन से? आप बोलोगे सर खड़ी हुई लाइन से। इसका मतलब cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन पे, जो दूसरा एंगल आ रहा है वो आ जाएगा। अब देखो भैया 90 प्लस 30 कहां पर होगा? 90 प्लस 30 होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो क्या बन गया? नेगेटिव का साइन 30। और साइन 30 क्या होगा? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 के बराबर। तो यानी कि cos 2/3 का आंसर क्या है? नेगेटिव का हाफ। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये बन गया 2x² माइनस का 2x, और cos 2/3 की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव के हाफ के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई मेरा प्यारा बेटा? नेगेटिव के हाफ के बराबर। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लो यार बैठ के, मतलब इसमें भी अब कोई प्रॉब्लम है? इसमें भी किसी बच्चे को चिंता की बात है? तो भाई देखो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 4x² माइनस का 4x, और माइनस का 1 जब यहाँ पर आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लेंगे भैया जी? फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं चाहूं तो बेसिक वे में सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे? कि या तो आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक करवा दो, या फिर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था जब छोटे छोटे से होते थे, कि भाई a² प्लस या माइनस का 2ab प्लस का b² किसके बराबर होता है? a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर के। यानी कि देखो a प्लस 2ab प्लस का a² प्लस का 2ab प्लस का b² बराबर होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के, या a² माइनस का 2ab प्लस का b² इसके बराबर होगा a माइनस के b के होल स्क्वायर के। तो भैया इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं, इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्या बन जाएगा ये सॉल्व करने के ऊपर? ये बन जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। तो क्या बन गया? ये बन गया मेरे पास 2x नेगेटिव के 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 0 का 0, इक्वल टू के बाद 0 का 0। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा तो जाहिर सी बात है इधर रूट 0 के ऊपर भी आएगा और इस टर्म पे भी आएगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा? x की वैल्यू बराबर आ जाएगी 1/2 के, जो कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी थी। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है? अरे भाई बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, आपको देखने में इजी लग रहा होगा, मगर अगर मैं सॉल्व करने देता मुझे पता है कि बहुत से बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट था, आसान नहीं था भाई, आसान बनाया गया है। कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लो। कि भाई देखो क्वेश्चन आ रहा था आर्क कॉस 2x² माइनस का 2x इक्वल टू के बाद 2π/3। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने अपने आर्क कॉस को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दिया इधर। तो बेटा जब यहाँ पे आर्क कॉस जाएगा, कॉस इनवर्स जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स खत्म हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन गया? ये बन गया 2x² माइनस का 2x इज इक्वल टू cos 2π/3। तो cos 2π/3 किसके बराबर होता है? ये मैंने मेथड, क्या मेथड अप्लाई करा है? ये मेथड मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। कैसे सॉल्व करते हैं, नया बच्चे उसको समझाने के लिए। कि देखो आपने सिंपल तरीके से पहले तो 120 डिग्री आपके पास होता है 2π/3 के बराबर, आपने cos 120 को ब्रेक करना होता है। किसके अंदर ब्रेक करना होता है? दो एंगल्स में। ऐसे दो एंगल्स इनको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, एक क्वाड्रेंट एंगल होता है और एक नॉर्मल एंगल। तो 120 किसके बराबर होता है? 90 प्लस 30 उसमें ब्रेक कर दिया। तो भैया सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करा कि भैया हमारे पास क्या बन गया, हमने इसको कन्वर्ट करवा लिया। 90 प्लस 30 क्या बन जाएगा? ये बन गया हमारे पास सिंपल तरीके से साइन 30 में कन्वर्ट हो गया। और साइन 30 किसके बराबर होता है? पॉजिटिव के हाफ के बराबर होता है। नेगेटिव साइन कॉस की वजह से आ रहा है, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा था। अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया हुआ तो खुदारा उसको पहले ले लीजिएगा, बाद में जाके मसले की बात नहीं, आपको बात समझ में आ जाएगी। ओके, तो हमने cos 2π/3 की जगह पे क्या रख दिया? नेगेटिव का हाफ रख दिया। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन गया? 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व किया? कि देखो यहाँ पे मेरे पास ये होल स्क्वायर का फॉर्मुला कंप्लीट हो रहा था, इसको होल स्क्वायर का फॉर्मुला कंप्लीट करवा दिया, पावर में स्क्वायर आ गया, इक्वल टू के बाद 0 का 0। अब इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या किया? अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ। तो क्या बन गया फाइनली? 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। माइनस के 1 को वहां पे भेजा, प्लस का 1 बन गया। 2x की वैल्यू आ गई 1 के बराबर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया मेरे शहजादों? सॉल्व हो गया। और यहाँ पे हमारा फाइनल डोमेन का दुनिया के अंदर मतलब होता है वो वैल्यू जो आप उसमें इनपुट दे सकते हो। रेंज का मतलब होता है वो वैल्यू जो हमेशा आपको आंसर के अंदर मिलेगी। ये थोड़ी सी रट्टे वाली चीज होती है यार, इसमें मतलब इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वेरिएबल्स की फॉर्म में बात की जाती है। थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट बच्चे को लगता है, बट है बहुत ही आसान। क्या देखो डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट। रेंज का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, आउटपुट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई गाड़ी है, आप सब में से किसी ने बाइक चलाई होगी,
होगी या गाड़ी चलाई होगी या देखी होगी, एटलीस्ट जिंदगी में देखी भी होगी ना, तो आपको पता होगा कि जो गाड़ी होती है वो फ्यूल के ऊपर रन करती है, ऐसा ही है। तो भाई आप अपनी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल एंटर करते हो ना, वो आपका डोमेन है। और वो गाड़ी जो आपको एवरेज देती है, सड़कों पे दौड़ती है ना, वो आपका आउटपुट है, यानी कि रेंज है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर साइन एक्स का फंक्शन है, तो देखो साइन एक्स की खास बात क्या होती है। साइन एक्स के अंदर आप कोई भी नंबर डालो, हमेशा आपको आंसर देगा। आप साइन के अंदर कोई भी दुनिया का नंबर डाल सकते हो, रियल नंबर, मगर रियल नंबर। तो भाई साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, ऑल दी रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है आर का, ऑल दी रियल नंबर, जो भी दुनिया के जो है ना रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आप डाल सकते हो। यानी कि आप तमाम के तमाम रियल नंबर्स को साइन के अंदर डाल सकते हो, हमेशा आपको आंसर देगा। मगर साइन का जो आंसर होता है ना, बड़ा खास होता है। ये हमेशा -1 से लेके +1 के दरमियान ही लाए करेगा। कहां पे लाए करेगा, -1 से लेके +1 के दरमियान। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी घर पे आराम से बैठिएगा, आप साइन 1000 की वैल्यू निकाल के चेक करिएगा, या आप साइन -1000 की चेक करिएगा, या आप साइन 30 की चेक करिएगा, या आप साइन 45 की चेक करिएगा, या आप साइन -45 की चेक करिएगा, या आप साइन cos 45 की चेक करिएगा। आप कोई भी वैल्यू साइन में डालोगे ना, साइन बहुत दरिया दिल होता है, साइन बहुत दरिया दिल आदमी है। हमेशा आपको जो आंसर देगा ना, वो मगर इसके बीच में देगा, -1 से +1 के दरमियान। जो भी आप वैल्यूज में डालोगे, हमेशा आपको जो आउटपुट देगा ना, जो आपको एवरेज देगा गाड़ी का, वो इसके दरमियान का देगा। फिर हमारे पास एक और साहब आते हैं, इनका नाम होता है कॉस। कॉस का भी कुछ सेम ही हाल चाल होता है कि कॉस के अंदर भी क्या होता है, कॉस में भी सेम प्रॉपर्टी है। अब कॉस के अंदर भी यही सेम काम करते हैं कि दोनों में ये वाला जो काम होता है ना, सेम होता है कि कॉस की डोमेन जो होती है ना, ऑल दी रियल नंबर्स है। यानी कि भैया तुम कॉस के अंदर भी कोई भी वैल्यू डाल सकते हो रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, आयोटा बेस या इमेजिनरी बेस नंबर ना, उसके अलावा कोई भी नंबर तुम डालोगे ना, हमेशा कॉस भी आपका इनपुट एक्सेप्ट करेगा। और इसकी भी जो रेंज होती है ना, वो -1 से +1 के दरमियान ही लाई करती है। तो इन दोनों की बड़ी खास बात होती है, अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। अच्छा, देन हमारे पास आते हैं टेंजन साहब। देखो टेंजन की खास बात क्या है, अगर आप गौर से समझो ना बात को, देखो टेंजन का इनपुट तो बहुत सिंपल है, टेंजन का इनपुट तो बहुत ही सिंपल है। टेंजन का इनपुट क्या है, टेंजन का इनपुट होता है रियल नंबर। आप रियल नंबर डाल दो, मसला नहीं है, मगर एक जगह पे कंडीशन प्रॉब्लम बसने के बाद बन जाती है। कैसे कि देखो, हमारे पास दुनिया में जो रेंज और डोमेन होती है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। देखो डोमेन का मतलब क्या है, मैं इसमें एक ऐसी वैल्यू डालूं जिससे मुझे आंसर मिले। अब टेंजन के केस में अगर आप याद करो कि अगर मैं टेंजन 90 डालता हूं, तो टेंजन 90 क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो यानी कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। डोमेन का मतलब ये होता है कि आप ऐसी कोई परफेक्ट नंबर की वैल्यू डालो जिसपे आपको परफेक्ट आंसर मिले। रेंज के केस के अंदर हमेशा याद रखिएगा, जो रेंज होती है ना, इसमें कभी भी इन्फिनिटी एक्सेप्टेबल नहीं होता, आपको प्रॉपर नंबर आंसर चाहिए। मगर टेंजन के केस में क्या होता है कि टेंजन के केस में मैं तमाम नंबर्स डालूंगा, मुझे आंसर तो मिलेगा, बट अगर कभी भी मैं 90 डिग्री डाल दूं, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब ये डोमेन एक्सेप्टेबल नहीं है टेंजन के लिए। टेंजन को खाना हजम नहीं होगा। कुछ होते हैं ना लोग हमारे, जो बाहर से कभी कोई फॉरनर्स आ जाए, कोई बाहर से, पता नहीं आपने कभी फॉरनर देखो ना देखो, कोई बाहर से फॉरनर्स आ जाए ना, पानी की बोतल भी अपनी इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है क्यों कहते हैं, यार आपका पानी जितना भी साफ है, हमारा पेट खराब हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। अगर आप कभी बाहर जाओगे ना, आप अगर बाहर का पहली फुर्सत में पानी पियोगे, आपका पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने कभी उतना साफ पानी नहीं पिया हुआ, उन्होंने कभी इतना गंदा पानी नहीं पिया हुआ, इसलिए वो आके यहाँ पे नहीं पीते पानी। तो सेम काम यहाँ पे होगा कि भाई अगर टेंजन 90 के अंदर मैं डाल दूंगा, 90 क्या कर देगा, पेट खराब कर देगा टेंजन का, यानी कि टेंजन खराब हो जाएगा। टेंजन एक्सेप्टेबल नहीं है 90 के लिए। तो फिर इसका मतलब कि डोमेन एक्सेप्ट खराब हो गई। तो हम क्या कहते हैं, टेंजन के केस के अंदर हम कहते हैं कि यार एक्स अप्रोचेस टू ऑल रियल नंबर्स बट एक्सेप्ट, एक कंडीशन हम दे देते हैं। एक कंडीशन हम लोग क्या देते हैं कि यार हम कहते हैं कि भाई कोई भी मेरे पास दुनिया के अंदर मल्टीपल लेकर आ जाओ, मगर वो π/2 के रेफरेंस का ना हो। यानी कि इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे होता है कि 2x+1 या 2k+1, या इसको आप ऐसे करके लिख लो, अक्सर लोग ऐसे करके लिखते हैं 2k+1 इंटू π/2। इसका मतलब क्या है, एनी मल्टीपल डेट इज ऑफ π/2, π/2 खुद हो या फिर उसका कोई मल्टीपल एग्जिस्ट कर रहा हो दुनिया के अंदर। उसके अलावा आप अक्सर देखोगे टेंजन की डोमेन ऐसे करके लिखी हुई होगी, r माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ऑल दी रियल नंबर्स कबूल है, मुझे हर बंदा कबूल है, ऑल दी रियल नंबर्स एक्सेप्ट, नेगेटिव का मतलब है एक्सेप्ट 2k+1 π/2। इसका मतलब ये कि π/2 या उसका मल्टीपल, यानी कि 90 डिग्री या उसका कोई भाई बहन आ जाए, 90 का मल्टीपल यानी कि 180 आ जाए, कोई और आ जाए, कोई भी वैल्यू ऐसी आ जाए इसके ऊपर टेंजन क्या हो जाए, अनएक्सेप्टेड हो जाए। यानी कि कोई भी उसका मल्टीपल अगर आपके पास फॉर्म हो जाए, तो कहता है कि भाई मुझे ये कबूल नहीं है, मुझे इसके अलावा कोई वैल्यू लेकर आओ, मैं इसके ऊपर आंसर नहीं दे सकता। और आंसर हमेशा इसका रियल नंबर होता है। यानी कि आप अपनी डोमेन अगर कोई भी परफेक्ट डालोगे, हमेशा आपको आंसर यानी कि कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, उसका मसला नहीं होता। वो सिंपल चीज है, वो वहां पे टेंजन स्टिल है, वहां पे टेंजन कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल मसला क्या होता है टेंजन का, सिर्फ इस चीज के ऊपर कि भाई ये π/2 और उसका कोई मल्टीपल मेरे पास मत लेकर आओ, π/2 का या उसका मल्टीपल लेकर आओगे तो मैं क्या दे दूंगा, इन्फिनिटी दे दूंगा। इन्फिनिटी कभी भी रेंज एक्सेप्टेबल नहीं होती। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट
एक्सेप्ट पाई/2 यानी कि 90 डिग्री और इस मल्टीपल, इसके अलावा कोई भी आप ला सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल तरीके से। अच्छा, सेम काम कॉट के अंदर भी होता है, तो कॉट में भी कोई इतना मुश्किल चीज नहीं होती, इसकी आपको बेसिक होती है कि कॉट के अंदर, कॉट कहाँ पे अनएक्सेप्टेड हो जाता है, देखो कॉट के अंदर एक्सेप्टेड होता है तमाम के तमाम रियल नंबर्स, एक्सेप्ट याद रखिएगा के पाई। के पाई का मतलब क्या है कि भाई आपके पास कोई भी पर्टिकुलर जो आपके पास वैल्यू आ जाए ना 180 डिग्री की, वो उस पर एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि कॉट होता क्या है, कॉट होता है हमारे पास 1/टेंजेंट। तो ये यहाँ पे, ये कहाँ पे जाके अनएक्सेप्टेड होता है कि अगर आप कभी भी कॉट 180 की वैल्यू निकालोगे ना तो आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉट ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 180 डिग्री, यानी कि भाई तमाम रियल नंबर एक्सेप्टेबल होंगे कॉट के लिए सिवाय 180 या उसके मल्टीपल्स के। तो ये इसकी आपके पास पर्टिकुलर बेसिक रेंज आ रही होती है। सिमिलरली अगर आपके पास कभी दुनिया के अंदर sec आ जाए या फिर आपके पास क्या आ जाए, cosec आ जाए, तो इनकी रेंज भी ऐसी फॉर्म होती है कि देखो sec बेसिकली होता क्या है, sec होता है हमारा 1/cos। तो cos तो तमाम रियल नंबर्स को उठा रहा है, मगर sec क्या करता है, sec कहता है कि नहीं, क्योंकि वो डेसिमल डिवीजन में आएगा, तो वो कहता है ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट, अगेन ये कहता है 2k+1 डिवाइडेड बाय पाई/2, यानी कि ये भी 90 बेस डिग्रीज को नहीं उठाता, क्योंकि sec 90 के ऊपर आपको आंसर हमेशा जीरो ही मिलेगा, क्योंकि sec 90 कहाँ पे आपको मिलेगा, sec होता क्या है, 1/cos होता है ना, तो भाई 1/cos 90 अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली वो डिवीजन बेस आपकी वैल्यू देने के चांसेस होते हैं, तो मना करता है हमेशा उसको, क्योंकि cos 90 आपके पास क्या होता है, आपके पास cos 90 बराबर होता है जीरो के। डेट्स द लॉजिक के भाई sec क्यों ही हमेशा मना करता है 90 डिग्री के एंगल्स के अलावा की बात करता है। मैं आपको आपको आखिर में ओवरव्यू दे दूंगा इसका बन कैसे रहा है। कॉसेक के अंदर क्या होता है, कॉसेक आपसे कहता है ऑल द रियल नंबर्स, मगर सिवाय आपके पास अगेन जो 180 डिग्री बेस एंगल होते हैं उनके अलावा। उसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है कि बेटा आपके पास जो साइन 180 डिग्री होता है, साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है, भाई साइन का जो 180 डिग्री बेस एंगल होता है ना, ये भी आपके पास किसके बराबर होते हैं, जीरो के बराबर आ रहे होते हैं। डेट्स द रीजन कि भाई कॉसेक क्या कहता है, कॉसेक भागता है उससे। क्यों भागता है कि भाई आपको पता है कि डिवीजन में आएगा, तो डिवीजन में 1/cosec 1/sin होगा, तो डिवीजन में अगर जीरो आ जाए तो जाहिर सी बात है पूरी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी, इसलिए उसको नहीं एक्सेप्ट करता। अच्छा, इसकी रेंज भी, कॉट की रेंज भी रियल नंबर्स होती हैं, और सेक और कोसेक की होती है -1 से +1 के दरमियान ही होती है, -1 से +1 के दरमियान ही होती है। मैं इस पूरी टेबल को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, टेबल मैंने बनाया क्या है, समझ लो दोबारा से, कि देखो साइन एक्स की और कॉस एक्स की तो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी थी। टेंजन की समझो, देखो टेंजन के अंदर इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, आपको ये बात मालूम है कि भाई टेंजन 90 जो होता है वो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। तो कभी भी ऐसा नंबर जो आपको इन्फिनिटी दे दे या अनडिफाइंड फंक्शन दे दे तो वो डोमेन एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट पाई/2, और 2k+1 का मतलब है कि एनी मल्टीपल ऑफ पाई/2 उसको भी हम इंक्लूड कर रहे होते हैं, तमाम मल्टीपल को, जो 3 टाइम मल्टीपल होते हैं। सर आपको चेक कर सकते हो, आपको सेम ही आपको देगा, आप चेक कर लीजिएगा। 3 को पाई/2 से मल्टीप्लाई करके 3 पाई/2 जो आएगा ना उसको मल्टीप्लाई टेंजन के अंदर रखोगे, आंसर इन्फिनिटी के बराबर बन रहा होगा, सही है ना, तो इसलिए सिंबल लिखा जाता है। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज आपके पास होती है तमाम रियल नंबर्स के। अच्छा, कॉट के अंदर देखो, कॉट के अंदर के पाई क्यों, अब टेंजन और कॉट तो आपस में बराबर होते हैं, दोनों में रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे देखो के पाई क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि यार आपके पास कॉट का देखो एक फॉर्मूला हमारे पास होता था कॉस डिवाइडेड बाय साइन, इफ यू रिमेंबर ना, एक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कॉस डिवाइडेड बाय साइन, और एक फॉर्मूला होता है 1/टेंजन। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे टेंजन 180 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टेंजन 180 रखता हूँ, तो भाई टेंजन 180 किसके बराबर होगा, आप खुद सोचो। टेंजन 180 का फॉर्मूला बेसिक लेवल के ऊपर क्या होता है, भाई आपके पास जो टेंजन 180 होता है, वाई एक्स एक्सिस के ऊपर टेंजन हमेशा आंसर जीरो के बराबर देता है, यानी कि भाई टेंजन 180 जो होगा वो भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 1/टेंजन निकालूंगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि दुनिया के अंदर कभी भी डिवीजन में अगर जीरो आ जाए ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। इसका सिंपल मतलब क्या, इसीलिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई मुझे कोई भी मल्टीपल नहीं चाहिए 180 या इसका मल्टीपल, उसकी सूरत में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और इसकी रेंज क्या होती है, रियल नंबर्स के बराबर होती है। सेक के केस के अंदर क्या हो रहा है, सेक के केस में अगेन देखो पाई/2 के मल्टीपल से पनाह मांग रहा है, कहता है तमाम रियल नंबर्स मेरा डोमेन होंगे मगर पाई/2 के मल्टीपल के अलावा। उसके पीछे लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है कि देखो सेक क्या होता है 1/cos, और कॉस कहाँ पे इनवैलिड हो रहा होता है, देखो कॉस आपके पास जो cos 90 होता है ना बेटा, cos 90 बराबर होता है जीरो के, तो अगर मैं यहाँ पे 1/cos 90 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/0, 1/0 का मतलब है इन्फिनिटी का होना। तो इसीलिए सेक कहता है कि भाई मेरे आंसर में ऑल द रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट दी 90 डिग्री एंड देयर मल्टीपल्स। सिमिलरली कोसैक में क्या होगा, कोसैक होता है 1/sin के, और हमें मालूम है कि साइन जीरो और साइन 180 आपके पास होता है जीरो के बराबर होता है। यार इस चीज को आप एक शॉर्टकट पे याद रख सकते हो, अगर आपको इस चीजें मसला होता है ना कौन सी चीज किसके ऊपर पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, मैं आपको इसका शॉर्टकट पढ़ा देता हूँ। हमेशा याद रखिएगा शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक शॉर्टकट है कि जो साइन थीटा होता है ना, ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर कैसा होता है, बल्कि मैं एक टेबल आपको डिफाइन कर देता हूँ, टेबल बना देता हूँ, बड़े मजे का एक टेबल बना देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी उसके ऊपर। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आ रहा है साइन, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कॉस, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है टेंजन।
ये मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस, ये मेरे पास है वाई एक्सिस। जरा इस टेबल को समझिएगा, टेबल बिलियन डॉलर का टेबल है, आपको बहुत हेल्प करेगा थ्रू आउट योर लाइफ, दिस टेबल विल हेल्प यू। देखो मैं आपसे कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास ये साइन आ गया, मेरे पास देन कॉस आ गया। हमें करना क्या है, मैं कहता हूँ कि यार साइन एक्स एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा जीरो होगा, मगर साइन वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा कैसा बिहेवियर शो करता है, वन और -1 का। इसका मतलब क्या है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। कॉस हमेशा आपके पास एक्स एक्सिस पे कैसा होगा, कॉस एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा होता है 1 और -1, वाई एक्सिस पे जीरो होता है। टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो होता है, वाई पे कैसा होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या, जरा आप समझो कि देखो एक्स एक्सिस ये रहा, ये आपके पास पॉजिटिव का वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस है, और ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का वाई है। देखो एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल क्या क्या होता है, जीरो होता है और 360 डिग्री होता है, और नेगेटिव के एक्स के ऊपर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, सही है ना। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होता है और 270 डिग्री का एंगल होता है। हमेशा याद रखिएगा जो साइन एक्स एक्सिस पे बिहेव करता है कैसा, जीरो। इसका मतलब क्या है, मुझे कैसी बातें याद रहती है, मुझे ऐसे याद रहती है, मैंने टेबल मुझे याद है कि भाई साइन एक्स एक्सिस के ऊपर कैसा बिहेव करता है, 0 डिग्री का, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल क्या क्या होंगे, 0, 360 और 180। इसका मतलब क्या है, साइन जीरो आए, साइन 360 है, साइन 180 है, हमेशा आंसर क्या होगा, जीरो होगा। वाइल देखो कॉस कैसा बिहेव करता है, 1 और -1। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव का एक्स है यानी कि 0 और 360 का एंगल है तो हमेशा +1 आंसर होगा। बट अगर नेगेटिव का एक्स है यानी कि 180 डिग्री आ रहा है तो हमेशा आंसर क्या होगा, -1। तो कॉस देखो एक्स एक्सिस पे बिहेव कैसा कर रहा होता है, +1 और -1। वाइल वाई एक्सिस के ऊपर कॉस का मतलब क्या है कि देखो वाई एक्सिस के ऊपर 90 270 होता है। देखो ये चार बेसिक एंगल्स आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। तो कॉस 90 या कॉस 180 किसके बराबर होता है, 0 के। वाइल साइन 90 या साइन 180 किसके बराबर होता है, 1 और -1। अगर पॉजिटिव में है तो +1, नेगेटिव में है यानी कि नेगेटिव के वाई पे है तो -1। सिमिलरली देखो टेंजेंट जीरो, एक्स एक्सिस पर हमेशा टेंजेंट जीरो बिहेव करते हैं, यानी कि टेंजेंट जीरो हो, 360 हो या 180 हो, हमेशा कैसा बिहेवियर शो करेगा, टेंजेंट जीरो इज जीरो। वाइल टेंजेंट इन्फिनिटी का मतलब, टेंजेंट वाई का मतलब क्या है कि टेंजेंट वाई एक्सिस के ऊपर इन्फिनिटी बिहेवियर शो करेगा, यानी कि टेंजेंट 90 आ जाए, 270 आ जाए, बिहेवियर कैसा शो करेगा, वो इन्फिनिटी का शो करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपको भाई ये चीज मालूम होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी डोमेन या कोई भी इमेज निकालने के लिए आ रही है, उसके ऊपर इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ले सकते हो, वो इतना बड़ा हेडेक नहीं होता, वो सिंपल सी चीज होती है, बस आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए, बाकी हर चीज आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने यही बात आपको बताई हुई, देखो कोसैक क्या होता है, 1/sin0। अब देखो कोसैक क्या होता है, 1/sin, और साइन आपके पास जो साइन जीरो होता है ना, वो क्या होता है भाई, साइन जीरो जीरो होता है। अब ये साइन के लिए तो मसला नहीं है, बट कोसैक के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कोसैक आपके पास होता ही क्या, 1/sin। तो अगर साइन जीरो जीरो होता है तो डिवीजन में क्या आ गया, जीरो। डिवीजन में जीरो आने का मतलब क्या, इन्फिनिटी। इसीलिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई ऑल दी रियल नंबर्स एक्सेप्ट दी 180 बेस मल्टीपल, यानी कि जो भी 180 बेस मल्टीपल्स आपके पास आ रहे हैं उनसे पनाह मांग रहा है वो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बाकी आपके पास सारी चीजें सिमिलर ही होती हैं। तो ये बेसिक टेबल होता है, इसको 2 से 3 दफा जहन में बिठाओगे, तो खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, खुद से उसको एक दफा लिखोगे और आपके जहन में वैसे ही बैठ जाएगा। इसमें मेरी बताने की नीड नहीं पड़ती, आप इसको एक आध दफा खुद से बैठ के सिंप्लीफाई करोगे, चीजों को समझोगे, वो इजिली आपके बैठ में वैसे ही बैठ जाएगा। वो वर्ड्स की देख लेते हैं, डोमेन एंड रेंज। ये बड़ी आसान होती है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी भैया, ये बड़ी आसान होती है। कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर आपको याद हो हमारे पास सिंपल तरीके से देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि भैया जरा मुझे सोच के जवाब दीजिएगा कि साइन एक्स की डोमेन क्या थी, भाई साइन एक्स की हमारे पास डोमेन क्या थी, वो हमारे पास होती है ऑल द रियल नंबर्स। मगर साइन इनवर्स एक्स के अंदर हम क्या कहते हैं, हमारी डोमेन क्या है, नेगेटिव के 1 से लेके पॉजिटिव के 1 तक के दरमियान की, जो कि दर हकीकत। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास डोमेन एंड रेंज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर क्या होती है, भाई ये उसका उलट होती है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेट सपोज अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें, तो भाई साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, हमारे पास साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से लेके +1 के दरमियान। यानी कि जो हमारे पास वहां पे रेंज थी, यहाँ पे उसकी डोमेन है कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भाई -1 से लेके +1 के दरमियान होती है। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है बेटा, ये होती है -π/2 से लेके +π/2 के दरमियान। यानी कि हमारे पास साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 से लेके +1 के दरमियान, यानी कि -1 से लेके +1 के दरमियान की डोमेन आ गई। और रेंज किसके बराबर है भैया, रेंज हमारे पास बराबर है -π/2 से लेके +π/2 तक की, ये आ गई साइन इनवर्स की रेंज।
कॉस इनवर्स एक्स के अंदर क्या होगा, उसका ऑपोजिट वर्क के ऊपर। किस तरीके से, देखो कॉस इनवर्स एक्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इसकी जो डोमेन होती है, अगेन बिल्कुल साइन वाली चीज है कि -1 से लेके +1 के दरमियान इसकी डोमेन है, और इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेके पाई तक के दरमियान की, 0 से लेके पाई तक के दरमियान की। कॉस इनवर्स 0 के ऊपर ही आपको वैल्यू मिल जाएगी, कॉस इनवर्स पाई पे मिल जाएगी। इसके अलावा के ऊपर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा होगा इसके ऊपर। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब मैं समझा देता हूं भाई, इसको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई इसका मतलब क्या है, लेट सपोज इसका मतलब ये है कि आप अपना कोई भी वैल्यू पुट करोगे, कॉस इनवर्स एक्स के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालोगे, हमेशा इनवर्स के अंदर आप अपनी आंसर के अंदर अपनी आप वैल्यू जो पुट करते हो वो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल बेस होती है। इनवर्स के अंदर हमेशा हम न्यूमेरिकल बेस वैल्यू डालते हैं, तो जो रेंज हमें मिलती है वो एंगल में मिलती है ना भाई। जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होती है उसके अंदर आप हमेशा जो अपना इनपुट देते हो, भाई इनपुट कैसा देते हो इनवर्स के अंदर, क्योंकि इनवर्स के अंदर आपको हमेशा एंगल मिलता है आंसर में। इनवर्स में क्या मिलता है, एंगल मिलता है। तो आपने जो अपना इनपुट दिया वो -1 से लेकर +1 के दरमियान कुछ भी दे सकते हो, मगर जो आउटपुट मिलेगा, जो आपको एंगल्स मिलेंगे, किनके दरमियान के मिलेंगे, 0 से लेके पाई के दरमियान के आपको आंसर में एंगल्स मिलते हैं। ओके इसी तरीके से टेंजेंट इनवर्स एक्स है। अब देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या है, लेट सपोज टेंजेंट इनवर्स का मतलब क्या है भाई, टेंजेंट इनवर्स यानी कि इनवर्स के अंदर अपना इनपुट दोगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, आंसर मिलेगा एंगुलर फॉर्म में। भाई सिंपल सी बात है, लेट सपोज टेंजेंट इनवर्स 30, टेंजेंट इनवर्स 2, टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स √3/2। आप कोई भी जो है ना, आप कोई भी इसके अंदर, आप लेट सपोज आप कहते हो टेंजेंट इनवर्स -1 किसके बराबर होता है, 135 डिग्री के बराबर होता है, बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है। टेंजेंट इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/4 के बराबर होता है। तो भाई टेंजेंट इनवर्स के अंदर आप कोई भी अपनी वैल्यू दोगे, जो कि डोमेन क्या है इसकी, ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स इसके क्या है, डोमेन है। तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, आंसर जो हमें रेंज इसकी मिलती है 0 से लेके पाई के दरमियान की। इसका आंसर क्या है, टेंजेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से लेके पाई तक की। इसको बहुत तरीके से देखो मैंने क्या चीज लिखी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ना 0 टेंजेंट इनवर्स में डाल सकते हो आप, ना पाई पुट कर सकते हो। ना हम 0 पुट करते हैं यूजुअली, हम नाम क्या पुट करते हैं, पाई। ओके चलो इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं, इसको ऐसे मत करो, इसको मैं थोड़ा सा आसान करके बता देता हूं। आप इसको ऐसे कर लीजिए कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि हम क्या पुट कर देंगे, -π/2 से लेके +π/2, 0 तो हम पुट कर सकते हैं ना। तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स की क्या आ जाएगी, रेंज क्या आ जाएगी, -π/2 से लेके पॉजिटिव का π/2। फाइनली फाइनली कौन सा क्वेश्चन एंड होता है यहाँ पे, हमारा फाइनली अपना पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट अपने मन तक ही अंजाम पे पहुंचता है इसी टॉपिक के साथ ही। मुझे बताइए यहाँ तक की बात में कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई चिंता की बात, बताओ भी, बात पल्ले पड़ती है, कोई मसला इसके अंदर, कोई परेशानी की बात इसके अंदर?